अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो मेरा बेटा नम्स का 2024 का पेपर हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ने ये पेपर 1 सितंबर 2024 को कंडक्ट किया। तरीकाकार मेरे बेटे यही रहेगा कि जितने क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा उससे रिलेटेड मजीद जिस तरह के क्वेश्चंस इन फ्यूचर नम्स पीएमडीसी या आगा खान यूनिवर्सिटी के पेपर में आ सकते हैं वो भी साथ साथ आपको डिस्कस करता जा रहा हूँ। साथ ही साथ मेरा बेटा जो भी कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चलो भैया, मेरा बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है एट व्हाट एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स वर्क डन विल बी 50%। देखो भाई साहब, आपको ये बात पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अब बच्चे इसके अंदर कॉस थीटा की वो कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर वर्क डन मैक्सिमम होगा, तो हमें पता है 0 डिग्री है। और कॉस 0 डिग्री कितना होता है बच्चे? 1 होता है। तो हमें यह बात पता चल गई कि हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन किसी भी गिवन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना हो सकता है? F इंटू एस के बराबर है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन, ध्यान में रखिएगा। यानी कि मेरा बेटा अगर आपसे कोई कहे कि भाई एक गिवन वैल्यू ऑफ फोर्स है, एक गिवन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इस इन दोनों वेक्टर्स के लिए मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा, तो आप सीधा सीधा फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करा दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। अब सवाल में कहता है अच्छा कि क्या एंगल रहना चाहिए अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में वर्क डन कितना हो? 50% हो। आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, यहां पे आप वर्क डन की जगह पे लिखोगे 50% ऑफ द मैक्सिमम वर्क डन। और मैक्सिमम वर्क डन कितना होता है भाई? F इंटू एस, जो मैंने भी आपको ऊपर सिखाया। सीधे हाथ पे आपका फॉर्मूला आ गया एफ एस कॉस ऑफ थीटा। भैया जो आपको मरता नजर आ रहा है उसे मार दें, F इंटू एस से F इंटू एस मर गया। 50% का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? 50 डिवाइडेड बाय 100 होता है। 50 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब होता है ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे तो ये हाफ बन जाएगा। सिमिलरली मेरा बेटा कॉस इनवर्स आप हाफ करोगे तो अल्टीमेटली आंसर विल कम आउट टू बी 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास? 60 डिग्री। फिर से सुन लो भैया, फिर से समझ लो कि हमने क्या काम किया है। पहली बात हमने ये देखा कि ये एग्जामिनर बात क्या कर रहा है। एग्जामिनर कह रहा है वर्क डन विल बी 50%। ज्यादा बेहतर होता अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, एट व्हाट एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स विद द रिजल्टेंट वर्क डन विल बी 50% ऑफ द मैक्सिमम वर्क। तो कहने का वही मतलब है, बस इनकम्प्लीट सेंटेंस टाइप लिखा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक आधा क्वेश्चन आउट ऑफ, इस पेपर में एक आधा क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है, वो मैं आपको साबित भी कर दूंगा। और 3 से 5 सवाल ऐसे हैं जिसमें स्पेलिंग के भंड मारे हुए, और उस स्पेलिंग की वजह से ना चीजें थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है, चलो वो भी अब आगे आते हैं तो देखते हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमें मैक्सिमम वर्क डन किसी गिवन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पता चल गया, F इंटू एस के बराबर है। उसको हमने लाके अपनी इस इक्वेशन में पुट किया। किस इक्वेशन में? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में। वैल्यूज प्लग इन करी और सॉल्व किया, आंसर आ गया। कई दफा आप देखोगे बच्चे इसी के अंदर जो आपका आंसर डिग्री में दिया हुआ है वो डिग्री के बजाय किस में पूछेगा? रेडियन में पूछेगा। तो भाई अगर रेडियन में पूछेगा तो हमें ये बात पता है कि जनाब डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं पाई डिवाइडेड बाय किससे? 180 से। पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भैया 60 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? 60 इंटू पाई और अपॉन में क्या आ गया? 180। जीरो से जीरो मर गया, 6 वन जा और 6 थ्री जा। तो मेरे बच्चे ये क्या बन गया? ये बन गया आपके पास पाई बाय 3 रेडियन। सही है। अब एक काम करिएगा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हुए 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर व्हेन इट परफॉर्म्स अ वर्क ऑफ 64 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स इन 8 सेकेंड्स। ठीक है, तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पावर निकालनी है। पावर क्या होता है भाई? रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन कितना है? 64 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, बटे में टाइम आ गया। टाइम कितना है भाई? 8। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 वन जा 8, 8 जा कितना होता है? 64। आंसर आता है मेरा बेटा 8 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट्स। सही। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है भाई? नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन। अब क्या करें? देखो हमें ये पता है जो 10 की पावर 6 है, जो आपने अपना बिल्कुल पहला चैप्टर मेजरमेंट्स वाला पढ़ा होगा ना, प्रीफिक्सेस सफिक्सेस वाला, उसमें आपने ये बात पढ़ी होगी, मिली, माइक्रो, पीको, फेम्टो, एटो। तो 10 की पावर 6 जो होती है ये मेरे बच्चे क्या कहलाता है? ये अपने पास कहलाता है मेगा। जैसे किलो होता है 10 पावर 3, वैसे ही मेगा होता है 10 पावर 6। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपने पास 8 मेगा वॉट्स। 8 मेगा वॉट्स इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब जल्दी से। आगे, द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम पी इज गिवन एज। देखो देखो भैया, अपने पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता होता है ना, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, अगर कहीं पर भी आपको लगे कि मैं तेज जा रहा हूं, तो बच्चे ये हम पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड इसी चैनल पर लेक्चर अपलोड हुआ है। आप जब चैनल को एक्सप्लोर करोगे आपको दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगी मेरा बेटा आपको डिटेल लेक्चर सीरीज। डिटेल लेक्चर सीरीज इज जस्ट बेस्ट सीरीज। ठीक है, इसके अंदर एक एक टॉपिक को बिल्कुल तसल्ली से तफसील से बताया हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स। एक आपको मिलेगी मेरा बेटा एमडी कैट के हवाले से क्रैश रिवीजन की प्लेलिस्ट, या वन शॉट प्लेलिस्ट भी आप उसे कह सकते हो। ये जो आपको क्रैश रिवीजन वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, इसके अंदर एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी तफसील चाहिए वो सारी की सारी मौजूद है। डिटेल ऑब्वियसली जो देखता है वो क्रैश भी कवर हो जाएगा। क्रैश जो देखता है तो उससे बोर्ड्स की तैयारी नहीं होगी क्रैश के अंदर, क्योंकि डेरिवेशनल कंटेंट इंक्लूड नहीं है। हाँ, कंटेंट के लिहाज से तकरीबन कमोबेश डिटेल और क्रैश कैसा है, एक बराबर है। डिटेल में जाहिर है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं क्योंकि हर टॉपिक की वीडियो उसमें इंक्लूड है, लेकिन इसमें भी पूरे क्लास 11 12 के लेक्चर नहीं हुए। 11 ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता वो चल रहा है, 12 भी इंशाल्लाह हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मेरा बेटा मैं यहां पर इसको एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ये वाला एम इधर आ जाएगा, एम इंटू एम विल बिकम एम स्क्वायर, और वी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया मेरा बेटा? 2m। अगर मैं यहां पे स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा भाई साहब? ये बन जाएगा m इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। हमें ये बात पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। ठीक है, अगर अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो एरो हट जाएगा। ठीक है, वेक्टर हट जाएगा। क्या बनता है? पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। करेक्ट ऑप्शन मुझे कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन डी करेक्ट नजर आ रहा है। अच्छा, इसको भी पढ़ना सीख लो, ये क्या लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे पढ़ोगे, 1/2 को लिखो हाफ मल्टीप्लाई, भाई बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है या डॉट लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। और क्या लिखा हुआ है? p डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है p बाय 2m स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए था? p स्क्वायर बाय 2m। तो p स्क्वायर बाय 2m कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, आसान क्वेश्चन। व्हेन डॉल्फिन लीव्स द वाटर, आपने देखा होगा अक्सर व बेशतर सर्कस के अंदर भी डॉल्फिन मौजूद होती है, जो परमानेंट सर्कस होते हैं जिनका बड़ा सा स्विमिंग पूल होता है। कराची के अंदर वो एक रशियन ट्रेनर वाली डॉल्फिन बड़ी मशहूर हुई थी आज से 5 6 साल पहले मेरा ख्याल है। तो वो क्या क्या रहा है, वो डॉल्फिन ऊंची ऊंची छलांगे लगाती है। तो कहता है डॉल्फिन लीव्स द वाटर, इट हैज लॉट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स एनर्जी इज। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी भी चीज को ऊपर उछालता हूं, डॉल्फिन को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो, अगर मैं किसी भी चीज को ऊपर उछालता हूं तो भैया काइनेटिक एनर्जी उसकी शुरू में मैक्सिमम होगी, ऊपर जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी ही बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने का सबब बन रही होगी। तो आप कहोगे इट हैज लॉट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी भाई साहब? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी उसने कहां से एक्वायर करी है? काइनेटिक एनर्जी से एक्वायर करी है। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, जो हम लोग वर्क पावर एनर्जी में बहुत तफसील से पढ़ रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज U ऑफ G इज माइनस का जी एम एम ई डिवाइडेड बाय आर। अब इसमें देखो मेरे बच्चे, जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन इसका पूछ रहा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट अर्थ ग्रेविटेशनल फीस नहीं सॉरी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास m इज अट्रैक्टिव। अब देखो बच्चे, ये सब चीजें जब आपको लेक्चर डिलीवर किया जाता है ना, आपको ये सब चीजें लाजमी बताई जाती है। जैसे मैंने भी आपको बताया, इसी चैनल पे हर चीज अपलोड है। डिटेल लेक्चर सीरीज में जाओ, वर्क पावर एनर्जी का एक चैप्टर है। उस वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में आप देखोगे तो आपको आखिर में, मेरा ख्याल है आखिर से दूसरी या तीसरी वीडियो मिलेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। एक बड़ा लेक्चर है जिसके अंदर मैंने एक एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। वहां पर भी ये बात बताइए कि नेगेटिव साइन क्यों होता है। आपके पास जो अर्थ है, गोल मटोल से जो आपका अर्थ है, इस अर्थ के सराउंडिंग में वो रीजन जहां तक अर्थ अपनी फील्ड एग्जर्ट कर सकता है, फील्ड अप्लाई कर सकता है, वो पूरा का पूरा रीजन मेरा बेटा क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। सर मिसाल से समझाएं बात को, अभी मिसाल से समझते हैं। देखो मेरे बच्चे, आपको ये बात पता है, अगर आप देखते हो आपको ये बात पता है कि मान लीजिए यहां कहीं पे मेरा बेटा, हमारे पास एक कोई चार्ज मौजूद है। ठीक है, एक मिनट दूसरा, यहां कहीं पे मेरा बेटा मान लीजिए, यहां कहीं पे अपने पास एक कोई चार्ज मौजूद है, सोर्स चार्ज मौजूद है।
अब इस सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लाके रखता हूं, मान लो एक टेस्ट चार्ज लाके रखा मैंने, तो जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर सोर्स चार्ज क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स कैसी होगी, फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। तो गोया के सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में एक रीजन है जिसके ऊपर कोई भी दूसरा चार्ज जब रखा जा रहा है तो वो अपने ऊपर एक क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ये मान लो अगर अर्थ है तो अर्थ के सराउंडिंग में मेरे बच्चे क्या एग्जिस्ट करती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर अर्थ वेट वाली फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। तो अगर कोई बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो आप कभी भी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे हमेशा वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब मान लो एक बॉडी यहां पर आ गई, ये अर्थ की फील्ड से बाहर एक पॉइंट है, जब आप यहां पे निकालोगे तो यहां पे जो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड आ रही होगी दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रही होगी, यानी कि पॉजिटिव आ रही होगी। तो पॉजिटिव साइन का मतलब यह है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो गया, बाहर निकल गया। नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपने बोहर की थ्योरी में पढ़ा है एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। जब कभी भी हाइड्रोजन की फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो जब उसकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है तो वो आंसर आता है नेगेटिव। बता रहा है कि वो न्यूक्लियस की फील्ड के अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस उसके ऊपर फोर्स लगाने की सलाहियत रखता है, भले फोर्स ज्यादा हो या कम हो। लेकिन जब फील्ड से बाहर चला जाएगा, फ्री चार्ज बन जाएगा, अब उसके ऊपर न्यूक्लियस फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। आगे, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल इज, अच्छा सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपका जो जो भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो भैया उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज ऑलवेज वेरिएबल। कैसे पता चला, देखो भैया ये मान लो मैंने एक अदर सर्कल बना दिया। अब मिसाल के तौर पे कोई बॉडी है वो ऐसे दायरे में घूम रही है, पहले इस पॉइंट पे थी, लेट्स से द पॉइंट इज ए, फिर इस पॉइंट पे आई, लेट्स से द पॉइंट इज बी, फिर इस पॉइंट पे आ गई, लेट्स से द पॉइंट इज सी, फिर इस पॉइंट पे आ गई, लेट्स से द पॉइंट इज डी। अब देखो भैया जब बॉडी आपके पास ए पॉइंट पर थी तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो आप बोलोगे सर जी ये होगी इसकी वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई बॉडी दायरे में घूम रही होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट होती है। सिमिलरली जब बॉडी मेरे बच्चे पॉइंट बी पर आ गई, देखो कहां आ गई, अब पॉइंट बी पर आ गई, तो भैया पॉइंट बी पर आने का मतलब यह है कि हमारे पास जो, एक मिनट इसको यहां बना दे, तो अब देखो अब इसकी वेलोसिटी का टेंजेंट देखो आपको नजर आ रहा है किस तरह से। सिमिलरली मेरे बच्चे जब ये बॉडी आपके पास पॉइंट सी पर आ जाएगी तो देखो टेंजेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक मिनट, अल्लाह अकबर, टेंजेंट पहले जरा सही से बना दें एक बार। अब टेंजेंट कुछ ऐसे हो गया, कुछ मजेदार नहीं बना, अब सही बात, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है भाई, कोई भी ऐसी लाइन जो एक्सटर्नली कर्व को एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही हो। आप देखो जब बॉडी बी पॉइंट पर थी तो ये टेंजेंट था, ए पॉइंट पर आई तो ये टेंजेंट, सही है, सी पॉइंट पर ये टेंजेंट, इसी तरह डी पॉइंट पे भी टेंजेंट होगा। अब आप नोट करो वेलोसिटी मेरे बच्चे एक अदद कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर में क्या होता है, देखो वेक्टर दो चीजों पे डिपेंड करता है ना भैया जी, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है भाई साहब, डायरेक्शन होता है। आप नोट करो अगर कभी मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी वेक्टर चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तब भी वेक्टर क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर कोई बॉडी दायरे में घूम रही है, जैसे पहले ए पे आई, फिर बी पर आई, फिर सी पे आई, फिर डी पे आई, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, 1 करोड़ डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हर पॉइंट से जब बॉडी गुजरेगी तो भले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो लेकिन डायरेक्शन वेलोसिटी का हर लम्हे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चूंकि वेलोसिटी का वेक्टर डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। यही वजह है कि आपको यह बात पढ़ाई जाती है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है इसके अंदर भी बॉडी के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लाजमी एग्जिस्ट करती है। देखो जब बॉडी दायरे में घूमती है तो वेलोसिटी दो तरह से तब्दील हो सकती है, एक तरह से तो होती ही होती है और एक और तरह से हो सकती है। सर मिसाल से समझाएं, हमारी बात बहुत ऊपर से जा रही है। देखो वेलोसिटी वेक्टर है ना भाई, दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे। जब कोई बॉडी दायरे पे घूमेगी तो उसका टेंजेंट हर लम्हे चेंज हो रहा है भाई, ए पॉइंट का टेंजेंट अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, हर जगह का अलग। तो वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन ड्यू टू द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। अब मैग्नीट्यूड चेंज होता है या नहीं होता ये चीज तय करती है कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी, जहन में रखिएगा। इससे ज्यादा तफसील मेरे ख्याल है पास पेपर में जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं इफ यू स्टॉप योर कार क्विकली बाय वेयरिंग सीट बेल्ट chances of injury is या chance of injury is greatly reduced because seat belt applied
क्या करता है भाई सीट बेल्ट? सीट बेल्ट ओपोजिट फोर्स अप्लाई करता है, या कह दो कि ओपोजिंग फोर्स अप्लाई करता है। भैया होता कि आप सीट बेल्ट बांधते हो, खुदा ना खास्ता गाड़ी कहीं पे लगती है तो आप आगे की तरफ जाते हो, सीट बेल्ट आपके ऊपर वापस फोर्स लगाती है। इसके नतीजे में होता क्या है कि आप अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी तो आप इनर्शिया की वजह से वो विंड स्क्रीन तोड़ते हुए बाहर निकल जाओगे, या नहीं भी होगे तो विंड स्क्रीन के अंदर तो चले ही जाओगे आप वहां पे। तो सीट बेल्ट क्या करती है, आपको आगे जाने से रोकती है और एक रिवर्स फोर्स लगाती है ताकि आप वहीं पर मौजूद रहो, आगे ना जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है। A ball with momentum 8 kilogram meter per second hits a wall and bounces straight back without losing the kinetic energy. The change in momentum of the ball is, देखो भैया, ये मान लीजिए आपके पास बॉल है, इसको आकर एक कोई बॉल है वो ऐसे स्ट्राइक करता है। ये बॉल आया भाई साहब, बॉल आके जो है ना वो ऐसे स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद ये क्या करता है जनाबे वाला, ये बाउंस बैक करता है, ये ऐसे वापस आ जाता है उठ के, ठीक है, ऐसे वापस आता है। ये आया वापस अब, आते वक्त इसका मोमेंटम कितना था? आते वक्त इसका मोमेंटम था 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि 8 न्यूटन सेकंड कह सकता हूं। और पॉजिटिव का कह रहा हूं। सर पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं? मेरा बेटा मोमेंटम एक अदद है वेक्टर क्वांटिटी। एक अदद कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये फिर से आपको पता चलेगा कि वेक्टर का टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चों को मुझे समझाना पड़ता है कि भाई सिलेबस में अगर वेक्टर नहीं लिखा हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि वेक्टर नहीं पढ़ना। वेक्टर तो बुनियाद है, फाउंडेशन है, बेसिक है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप वेक्टर्स पढ़ते हो तो वहां पे आपको यह बताया जाता है कि यूजुअली अगर कोई स्पेसिफिक रूल ना गिवन हो तो जितने वेक्टर्स आपके राइट डायरेक्शन में पॉइंटेड होते हैं ना उनको आप लेते हो पॉजिटिव। ये एक अनकही रूल होता है। फिजिक्स की दुनिया में कुछ अनकहे रूल्स होते हैं, कुछ अनकहे स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल को आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है। भाई आप कोई किताब लिखते हो फिजिक्स की, आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल को उसमें नेगेटिव लो तो कोई आपको मारेगा नहीं आकर, वो बोलेगा ठीक है भाई आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अनकहे रूल्स क्या होते हैं जो जिसको दुनिया भर के लोग एज स्टैंडर्ड मान के फॉलो करते हैं? राइट डायरेक्शन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज पॉजिटिव, जबकि लेफ्ट डायरेक्शन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज नेगेटिव। सिमिलरली अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। यही वजह प्रोजेक्टाइल मोशन को जब आप वेक्टर अप्रोच से सॉल्व करते हो तो आपको हर जगह पे जी का वैल्यू नेगेटिव लेना पड़ता है, चाहे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, क्योंकि जी जो होती है वो हर लम्हे कहां डायरेक्टेड है? टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, सरफेस की तरफ, नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ डायरेक्टेड है। इसलिए वो हमेशा कैसी ली जाती है? नेगेटिव ली जाती है। खैर, तो आपने इसको लिया पॉजिटिव। अब जब बच्चे ये बाउंस बैक करके आ रहा है, इसने कहा कि इसने कोई काइनेटिक एनर्जी तो लूज करी नहीं है, तो इसका मतलब आते हुए भी इसकी वेलोसिटी वही होगी, मोमेंटम वही होगा। भाई जब काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करी तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम होता है। जाते हुए जो मोमेंटम था आते हुए भी वही मोमेंटम होगा। अभी यहां पे एग्जामिनर यहां पे एक और लतीफा कर सकता था कि एक मोमेंटम यहां पे ऑप्शन दे देता 0 न्यूटन सेकंड, तो आधी से ज्यादा आवाम इसको 0 न्यूटन सेकंड लगा के खुश होकर बैठी हुई होती, ठीक है। तो बहरहाल इसका आंसर आप कैसे निकालोगे? इसने पूछा गया है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं भाई? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? माइनस का 8 न्यूटन सेकंड, ठीक है, और माइनस इनिशियल कितना है? 8 न्यूटन सेकंड। आंसर क्या आएगा? माइनस का 16 न्यूटन सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब ये एक सवाल आता है कि सर आपको ये बात कैसे पता चली कि भाई बॉल हमारे पास जो है ना वो इस तरह पॉजिटिव एक्स के अलोंग ही जा रही थी, हो सकता है नेगेटिव एक्स के अलोंग जा रही हो। ये फिर वही मेरे बच्चे कुछ अनकहे रूल्स हैं। अनकहे रूल्स क्या है? अगर आपको कुछ ना बताया जाए कि आपकी गाड़ी, ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज कहां मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई वो मूव कर रहा है अलोंग कहां? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बाय डिफॉल्ट ये चीज तय होती है कि वो कहां मूव कर रहा है? पॉजिटिव एक्स के अलोंग। नेगेटिव एक्स के अलोंग होता तो वो आपको बताता। फिर नेगेटिव एक्स के अलोंग क्या करते? पहले बॉल ऐसे जाती तो इसका जो मोमेंटम है वो -8 न्यूटन सेकंड होता। फिर बॉल ऐसे आती, अगर वो बताता कि भाई इनिशियली बॉल हैड बीन मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो पहले ऐसे जाती -8 न्यूटन सेकंड, फिर टकरा के आती तो +8 न्यूटन सेकंड, फाइनल माइनस इनिशियल करते तो फाइनल होता +8, माइनस इनिशियल होता -8। अब की बार आंसर आता +16। अगर ये कह देता कि बॉल कहां जा रही थी शुरू में? नेगेटिव एक्स के अलोंग, कुछ नहीं कहा तो हमने वही किया जो पूरी किताब में या पूरी फिजिक्स की दुनिया में स्टैंडर्ड के तौर पे चलता है। अब देखो मेरे बेटा, जो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन एंगल फॉर विच एंगल मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स रेंज। कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कौन सा ऐसा लाउंच एंगल है जिसके अंदर मैक्सिमम हाइट जो है, यानी कि जो आपका एच मैक्सिमम होता है, दैट इज हाफ ऑफ इट्स रेंज, यानी कि वो r/2 के बराबर है।
एक तरीका तो यही है, एच इज इक्वल टू आर बाय टू को करके सॉल्व कर लो। तो भैया इससे करके देख लेते हैं पहले, फिर आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देते हैं। एच जो है मेरा बेटा, उसकी वैल्यू होती है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डिवीजन में आ जाएगा मेरा बेटा अपने पास 2g। अच्छा, आर बाय टू को मैं लिख सकता हूं 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर, और रेंज का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला खोल देंगे तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये बन गया वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा, अपॉन में आ गया जी। जो जो आपको मरता नजर आ रहा है मार दो भाई। जी से जी मर गया, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर मर गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा मर गया, ये टू से ये टू मर गया। अब आपको नजर आ रहा है मेरा बेटा, ये साइन थीटा यहां पे न्यूमरेटर में बचा हुआ है, यहां पे मेरा बेटा आपके पास एक कॉस थीटा बचा हुआ है। अब ये टू यहां पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ फेंक दोगे तो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, और कॉस थीटा को यहां पे उल्टे हाथ पे ले आओ। ये बन जाएगा मेरे बच्चे आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा भैया आपके पास टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू 2, तो थीटा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स 2। अब बच्चे ये जो आपके पास आंसर आया ना, अब मैंने इसीलिए इसको यहां पे क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर ना एक असूल होता है, वो असूल ये होता है भैया कि आपके पास जब कभी भी स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं ना, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, या 37 और 53 डिग्री वाले ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स, अगर इसमें से कोई ऑप्शन आ रहा हो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को सॉल्व करने के बाद, तो एंगल्स दिए जाते हैं। और अगर इनके अलावा कोई एंगल आ रहा हो ना, जैसे लेट मिसाल के तौर पे आपके पास आपने आपने किसी सवाल में, लेट से किसी क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आया भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5 आ सकता है। अब जैसे अगर मेरे पास कैलकुलेटर है, अगर मैं इसका साइन इनवर्स करूं ना, साइन इनवर्स 1/5 करूं, तो आंसर आता है 11.53 डिग्री। अब होता क्या है, एक अनकहा असूल क्या होता है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, तो इसके लिए ना एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे मार्क करके देता है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5, ताकि जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं रखा हुआ तो बच्चे को अजियत ना हो, परेशानी ना हो। हाँ, स्टैंडर्ड एंगल हर क्वाड्रेंट का निकालना आता है, मैंने भी सिखाया हुआ है, बेसिक मैथ 01 02 में सब सिखाया हुआ है। लेकिन अब ये 63 डिग्री है। अब इसके अंदर जो है, जब आप जाओगे तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर निकालना बच्चे के लिए थोड़ा सा मसला है, इसलिए मैंने इसको यहां पे हाईलाइट किया हुआ था। ठीक है, ये इस तरह का एक सवाल नम्स के पुराने पास पेपर्स के अंदर भी था, जिसमें जो मैक्सिमम हाइट और रेंज है वो बिल्कुल इक्वल हो जाती है, तो उसमें टेंजेंट इनवर्स 4 आंसर आता है, 76 डिग्री उसकी वैल्यू होती है। और बच्चे इसको करने का दूसरा तरीका क्या था कि आपके पास एक शॉर्टकट होता है, 4h इज इक्वल टू आर टेंजेंट थीटा। ये आपका जो एच और आर का फॉर्मूला, इसको डिवाइड करके ड्राइव किया गया है। बस अब क्या करना है, आपको कहा हुआ था एच आर बाय टू के बराबर है, इसमें लाके वैल्यू पुट कर दो। एच की जगह पे आ गया आर बाय टू, ये हो गया आपके पास आर टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा। आर से आर मर गया, टू वन जा और टू टू जा हो गया 4, वही आंसर आ रहा है, थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2। और टेंजेंट इनवर्स 2 को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 63 डिग्री आएगा। ठीक है, आगे देख लो। आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सारा गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक दैट हैज अ डायमीटर ऑफ 20 मीटर। सारा जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 20 मीटर। यहां से आप रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस कैसे आएगा, डायमीटर डिवाइड बाई 2, तो 20/2 कितना बनता है मेरे बच्चे, 10 मीटर बनता है। इफ शी रन्स अराउंड द इंटायर ट्रैक फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर्स। अब जरा सवाल को समझें, ये है मेरा बेटा आपके पास वो सर्कुलर ट्रैक जिसमें सारा जो है घूम रही है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है, सारा यहां से चलना शुरू करती है और भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, और इसने भागते भागते डिस्टेंस कितना कवर किया, 180 मीटर। ये नहीं कहा कि उसने सर्कल एक बार मुकम्मल किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, नहीं बताया ऐसा कुछ। उसने कहा उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया भाई, 180 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। वॉट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें फॉर्मूला पता है, एस इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ थीटा। आर्क लेंथ कितनी कवर करी, आर्क लेंथ क्या है, देखो सारा ऐसे गई ऐसे गई, हो सकता है एक चक्कर हुआ हो, फिर दूसरा हो गया हो, फिर तीसरा, ऐसे घूमते 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 कितना हो गया भाई, टोटल 180 मीटर हो गया। तो आर्क लेंथ कितनी कवर कर ली, 180 मीटर कवर कर ली आर्क लेंथ से। और रेडियस आपको पता है कितना है, 10 है, और थीटा आपको नहीं पता। जीरो से जीरो मर गया, आंसर आपके पास कितना आता है, 18 रेडियन। अब हो सकता है आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता कि बताओ, उसने 18 रेडियन तो आपने निकाल लिया, क्योंकि यहां से जो थीटा आया है वो रेडियन में ही होता है, क्योंकि रेडियन थीटा का एसआई यूनिट होता है। अब एग्जामिनर हो सकता है आपसे पूछता कि ये बताओ सारा ने टोटल चक्कर कितने मारे। तो भाई साहब सिंपल है,
आपको पता है एक कंप्लीट सर्कल करने में जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार ये दायरा मुकम्मल करता है तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। गोया के एक चक्कर काटने में, एक रोटेशन में सेंटर पे एंगल कितना होता है भाई लोग? 2 पाई रेडियन होता है। सही। इसका मतलब जो थीटा टोटल है, अगर मुझे टोटल थीटा चाहिए तो टोटल थीटा जो है एन चक्कर में वो कितना होगा भाई? एन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन। अरे भैया सिंपल है ना, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, दो चक्कर में 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 रेडियन। अगर आपको टोटल थीटा चाहिए एन चक्कर में तो वो कितना होगा? एन इंटू 2 पाई रेडियन। तो भैया अब आपको क्या चाहिए? एन का वैल्यू चाहिए। एन का वैल्यू क्या बनेगा? थीटा टोटल डिवाइडेड बाय 2 पाई। सही हो गया। अब थीटा टोटल आपके पास कितना है? 18 है। ये मैं वैसे ही आपको सॉल्व करा रहा हूं, ये पेपर में नहीं आया हुआ। अगर वो आपसे कह देता कि भाई मिसाल के तौर पे आप ये बता दो कि सारा ने टोटल चक्कर कितने काटे, तो आप किस तरह से करोगे, ये वाला काम मैं आपको करना सिखा रहा हूं। आपने इसको डिवाइड करा तो आपके पास जो आंसर आता है ना मेरा बेटा, वो आता है 2.86। यानी कि ये इतने इसने सर्कुलर ट्रैक पे ये चक्कर मुकम्मल कर लिए, यानी कि दो चक्कर तो पूरे, एक और एक, दो चक्कर पूरे, और दूसरा भी 86% हो चुका है। 2.86 इसने चक्कर काटे हैंगे। अब देखो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा हुआ है, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल स्वीप करता है? अब पहले तो जरा आप मिनट हैंड को पहचानना सीख लो। मिनट हैंड कौन सा होता है? आप लोगों ने बच्चे अपने घर में जो वॉल क्लॉक देखी होगी, जिसमें एक बड़ी सुई होती है, एक छोटी सुई होती है और एक हमेशा चलने वाली सुई होती है। देखो इस तरह से होती है बच्चे कुछ वॉल क्लॉक जो आप घर में देखते हो ना अपने। ये जो छोटी सुई होती है ना मेरा बेटा, इसको आप कहते हो, अरे भैया तुम रुक जाओ, इसको हम कहते हैं आर हैंड। इसे आप क्या कहते हो भैया? इसे आप कहते हो आर हैंड। ये जो बड़ी वाली सुई है ना भैया, इसको हम कहते हैं मिनट हैंड। समझिएगा आहिस्ता आहिस्ता भी सब। इसी तरह से मेरा बेटा एक सुई जो कि बड़ी ही होती है लेकिन वो मुसलसल चलसल चलती रहती है, चलती रहती है, ये मेरा बेटा आपके पास कहलाती है सेकंड हैंड। इसे हम कर देते हैं डॉटेड के अंदर ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपने देखा होगा कभी ना कभी घड़ी में ये सारी की सारी सुइयां, ये होती है मेरे बच्चे आपके पास क्या? सेकंड हैंड। अब देखो आपसे कह रहा क्या है? आपसे कह रहे हैं एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। ये मिनट हैंड पूरा ऐसा मूव करते आएगा तो 1 मिनट में कितना एंगल स्वीप करेगा, ये कह रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो बड़ी सुई होती है मिनट हैंड की जो यहां पर मौजूद है, ये वापस यहां कब आएगी? सोच के देखो, ये वापस यहां पे कब आएगी ऐसे घूम के? तो ये वापस आएगी मेरा बेटा जब 60 मिनट पूरे हो जाएंगे, गोया 1 घंटा पूरा हो जाएगा। तो भैया हम लोग क्या बात कर रहे थे जब डिस्टरबेंस आई उससे पहले? हम बात ये कर रहे थे ये जो आपका मिनट हैंड है, ये वापस यहां पे घूम के कब आएगा? ठीक है सोचो, ये एक साइकिल मुकम्मल कब करेगा? तो भैया ये एक साइकिल मुकम्मल करेगा पूरे 1 घंटे के बाद। अरे भैया अगर बड़ी सुई आपकी 12 पर है तो जब ये दोबारा 12 पर आएगी तो ये अभी छोटी सुई 2 पर है, ये 3 पे आ जाएगी ना, 1 घंटा हो जाएगा गोया के। तो छोटी सुई 12 से पहले ऐसे जाती है, 5 पे आती है, फिर 10 मिनट होते हैं, फिर 15 मिनट होते हैं, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 40, 45, 50, 55, फिर जाके 60। गोया के पूरे 1 घंटे के बाद ये वापस आएगा। और जब ये मिनट हैंड वापस आएगा तो मैं कहूंगा इसने एक चक्कर पूरा कर लिया। और एक चक्कर में एंगल कितना सबटेंड होता है? 360 डिग्री। गोया आप ये कह सकते हो कि ये जो मिनट हैंड है ये क्या कर रहा है, सोच के देखो, ये एक आर के अंदर 360 डिग्री का एंगल स्वीप कर रहा है। समझ आई ये बात? भैया ये जो मिनट हैंड है ये 1 घंटे में पूरा आ रहा है ऐसे, तो सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। और टाइम कितना ले रहा है? 1 घंटा। तो 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। 1 घंटे को अगर मैं मिनट में लिखूं, क्योंकि उसने मिनट की बात करी है, तो पता ये चला 60 मिनट में ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पे। अगर मैं दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दूं, देखो 0 से 0 मर गया और ये भी मर गया, 6 1 और 6 6 36। गोया 1 मिनट में, हर मिनट में ये जो आपका मिनट हैंड है, हर मिनट में ये कितना आगे जाता है भाई? 6 डिग्री आगे जाता है हर मिनट में। जैसे अभी मान लो आपके पास 0 0 मिनट हो रहे थे, फिर 0 1 मिनट हुए, ठीक है, तो इसने कितना एंगल स्वीप किया? इसने 6 डिग्री का एंगल स्वीप किया। समझिएगा जरा बात को। बेटा आप लोगों ने जो वॉल क्लॉक देखी है, इस मिसाल को मैं समझा दूं जरा आपको पहले। वॉल क्लॉक में यहाँ 12 होता है और यहाँ पे क्या होता है? 0 1 होता है। आपको ये बात पता है जब आपकी बड़ी सुई 12 से 1 पर आती है तो टोटल कितने मिनट्स गुजर जाते हैं? 5 मिनट गुजर जाते हैं ना। फिर 1 से 2 पे आएगी, मजीद 5 मिनट, फिर 2 से 3 पे आएगी, मजीद 5 मिनट। तो गोया यहां पे जो आपके पास डिविजन बने होते हैं ना, 5 मिनट्स होते हैं यहां पर।
तो गोया के जब आपके पास सुई इस जगह से इस जगह पे आ रही है ना, तो यहां पे इसके दरमियान में जो एंगल स्वीप हो रहा है ना, वो आपके पास कितना है, 6 डिग्री। यानी आपके पास हर एक हर एक मिनट में कितना एंगल स्वीप हो रहा है, 6 डिग्री का। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई हर 5 मिनट में कितना स्वीप हो रहा है एंगल, हर 5 मिनट में कैसे होगा, आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई 6 5 से कितना हो गया, 30 डिग्री। गोया हर 5 मिनट में एंगल कितना स्वीप हो रहा है, 30 डिग्री का एंगल स्वीप हो रहा है। तो एक मिनट में कितना है भाई, 6 डिग्री। क्लियर हो गया। आप इसी तरह से आर वाले का भी निकाल सकते हो, और इसी तरह से आप सेकंड वाले का भी निकाल सकते हो। तो ये आपका टास्क है, ठीक है। बस फर्क क्या होगा कि आपके पास, बस ये ध्यान में रखना कि जो सेकंड वाली सुई है, जैसे सेकंड वाली सुई 12 पे है, सेकंड वाली सुई वापस कब आएगी, 1 मिनट के बाद। तो जैसे यहां पे मैंने मिनट वाली सुई का 1 घंटा लिखा है ना, कि 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, जो सेकंड वाली सुई है वो हर मिनट बाद वापस आ जाती है। क्यों सर, कैसे पता? अरे भैया, आप क्या कहते हो, मिनट कब गुजरा भाई, सेकंड वाली सुई यहां थी, फिर यूं आई होते होते ये जब वापस आ जाएगी यहां पे, तब आप कहोगे 1 मिनट पूरा हो गया। तो सेकंड वाली सुई विल टेक 1 मिनट टू कंप्लीट अ सर्कल एंड टू सबटेंड एन एंगल ऑफ 360 डिग्री एट द सेंटर, जबकि आर वाली सुई 12 घंटे लेगी। अरे भैया खुद सोचो, मान लो छोटी सुई अभी यहां पे 12 पर, रात के 12 बज रहे हैं, छोटी सुई वापस 12 पे कब आएगी, दिन के 12 बजे। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा ये कि 12 घंटे टाइम लगता है आर हैंड को 360 डिग्री पूरा करने में, और 1 मिनट टाइम लगता है सेकंड वाली सुई को, और 1 आवर टाइम लगता है मिनट वाली सुई को। आगे देख लो। अगला मेरा बेटा आपसे कहता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मेरे बच्चे, ये स्निपेट में आपके लिए लेने के लिए गया था। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से राइट हैंड रूल यूज करते हैं। ये मेरा बेटा आपका राइट हैंड होता है। इसको आप क्या करते हो, ग्रेस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड। बच्चे जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है समझिएगा जरा। मान लो भैया ये आपके पास कोई सर्कल है, और मेरे बच्चे आपके पास कोई बॉडी है जो ऐसे क्या कर रही है, दायरे में घूमती फिर रही है, ऐसे मस्त दायरे में घूम रही है, रोटेट कर रही है। तो भैया यहां कहीं पे आपके पास एक होगा, यहां कहीं पे आपके पास एक होगा मेरा बेटा सेंटर ऑफ रोटेशन, या पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द बॉडी क्या होती है, घूमती है। एक होता है मेरा बेटा जिसको आप कहते हो प्लेन ऑफ रोटेशन। क्या होता है प्लेन ऑफ रोटेशन? जैसे ये जो आपके सामने स्क्रीन है ना, ये पूरा का पूरा है प्लेन ऑफ रोटेशन। सही है, जिस जिस प्लेन के ऊपर आपकी रोटेशन चल रही है। अब देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन, या रियल में भी हो सकता है, जो पास करेगा सेंटर ऑफ रोटेशन से, और परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ रोटेशन के। आप सोच के देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं एक पेंसिल लो, और उस पेंसिल की निब को अपनी स्क्रीन पे ऐसे रखोगे, उसकी निब सेंटर ऑफ रोटेशन पे आ रही हो, और पेंसिल आपने ऐसे पकड़ी हो कि पेंसिल और इस स्क्रीन के दरमियान का एंगल कितना बन रहा हो, 90 डिग्री, तो आपको लगेगा स्क्रीन को चीरती हुई पेंसिल अंदर की तरफ जा रही है। ये जो आपके हाथ में पेंसिल है ना, दैट इज बेसिकली द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पेंसिल को इसी पोजीशन में रखो और सोच के देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ रोटेशन से, और परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लेन ऑफ रोटेशन के। ये वो 2 डायमेंशनल प्लेन है जिसके ऊपर आपकी रोटेशन क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन? आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रखते हो अपना राइट हैंड, और अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जैसे अभी मैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगा, इस डायरेक्शन में कर्ल करूंगा, तो मेरा जो अंगूठा है ना वो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो ये तरीका है निकालने का एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन निकालने का। आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13, a particle moves in a circle of radius 200 centimeter with linear speed of 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो भैया हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, या अगर इसी का वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोगों को ये आर क्रॉस ओमेगा गलत याद होता है। ओमेगा क्रॉस आर सही फॉर्मूला है जो लीनियर और टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, आर आपको दिया है 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे भाई, डिवाइड बाय 100 करके। क्या मालूम करना है भाई, ओमेगा विच इज द एंगुलर वेलोसिटी। जीरो से जीरो मर गए, 2 1 और 2 10। ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया बच्चे आपके पास, 10 रेडियन पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, विच मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो गुड हो गया, आगे देखते हैं। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जो मैं भी आपको बता भी रहा था ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आप एंगल हमेशा कैसा लेते हो भैया, पॉजिटिव लेते हो। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से आने वाला
जो टॉर्क है या टॉर्क की वजह से जो एंगुलर रोटेशन, जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है, वो हमेशा कैसी ली जाती है भाई? पॉजिटिव ली जाती है। यही वजह है कि वो टॉर्क जो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घुमाने की कोशिश करेगा उसे आप पॉजिटिव लेते हो, और जो क्लॉकवाइज में घुमाएगा उसे आप नेगेटिव लेते हो। क्वेश्चन नंबर 15, एक अच्छा सवाल। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकॉज द रेशियो। अब समझिएगा यहां पे, देखो देखो बच्चे, आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ अ वेव होती है ना, वो किसी भी मीडियम में उस मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। अब अगर हम साउंड की बात करें तो हमें पता है साउंड एक अदर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है भाई? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको मीडियम चाहिए फॉर द प्रोपेगेशन। विदाउट मीडियम साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपेगेट। ठीक है, तो अब इसकी जो अपने पास फॉर्मूला है ना, वो क्या है? जो बेसिक तरीन फॉर्मूला है, दैट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अब इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी को आप ई से शो करते हो, दैट इज बेसिकली द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनर्शियल प्रॉपर्टी को आप रो से शो करते हो, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अपने पास नोट कर लेना, ई से क्या मुराद होती है? इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम की इलास्टिसिटी जो है वो हमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से पता चल जाती है। सिमिलरली रो से क्या मुराद होती है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम या मास ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो बच्चे की गलत फहमी क्या होती है? बच्चे की गलत फहमी ये होती है कि सर चूंकि डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ गैस से, क्योंकि भाई सॉलिड में पार्टिकल करीब 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 चिपके हुए, लिक्विड में थोड़ा दूर है, गैसेस में ज्यादा दूर है। तो भाई होना तो ये चाहिए वी और रो का रिलेशन इनवर्स है, तो रो जिसका ज्यादा वी उसका कम। यानी कि यहां से ये इंप्लाइज दैट कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कम है सॉलिड में, उससे ज्यादा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा किसमें? गैसेस में। जबकि ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है और ऐसा नहीं होता। सही है, हालांकि मुझे भी नजर आ रहा है कि यहां से अगर आप इस रिलेशन को फॉलो करो तो यही बात बनती है। अब सुनो गौर से, देखो बच्चे, जब कभी भी आपके पास किसी फॉर्मूले में मल्टीपल डिफाइनिंग पैरामीटर्स आए ना, तो आप देखते हो उसमें से ज्यादा इंपैक्ट किसका है। एक मिसाल से समझना, देखो भैया, किसी भी पॉइंट पे आपको अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहिए तो हम क्या कहते हैं? जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। यही है फॉर्मूला जनरल। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे एम ई के ऊपर मैंने प्राइम लगाया। एम ई से मुराद है इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ एट दैट पॉइंट। ये जो छोटा सा आर है ना, ये होता है जिस पॉइंट पर आप जी निकाल रहे हो वहां से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक का फासला। अब देखो, जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो तो ये तो समझ में आता है कि भाई आर जो है वो बढ़ता जा रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ से फासला बढ़ता जा रहा है उस पॉइंट का जहां पे आप जी कैलकुलेट कर रहे हो, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन शुड डिक्रीज। लेकिन जब आप अर्थ के सरफेस के अंदर घुसते हो, नीचे आते हो, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाते हो, तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है? कम हो रहा होता है। तो जब ये कम हो रहा है तो जी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जाने पर भी जी का वैल्यू बढ़ता नहीं है, कम ही होता है। वजह, नीचे जाने पे इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ क्या होता है? कम होना शुरू हो जाता है। तो अब देखो, जी को बढ़ना चाहिए था इसकी वजह से, लेकिन इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ कम हो रहा है इसकी वजह से कम होना चाहिए। तो अब जब दो ओपोजिट इंपैक्ट आ रहे हैं जी पर, तो जी किसकी बात मानेगा? जिसका इंपैक्ट डोमिनेंट होगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप घर में खाना बनाने के लिए कुछ बोलो, अब अम्मी को तीन लोग तीन मशवरा दें, बात किसकी मानी जाएगी? जिसका घर में इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, जिसके जहन में आता है इसका मतलब उसका दिमाग काम कर रहा है। लेकिन अब एक और बात समझो, आपके पास जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है ना सॉलिड्स की, इलास्टिसिटी ऑफ द सॉलिड, ये बहुत ज्यादा होती है लिक्विड के मुकाबले में, और ये बहुत ज्यादा होती है गैसेस के मुकाबले में। दिस इज द रीजन कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होती है लिक्विड में, और ये ज्यादा होती है किससे? गैस से। मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड ग्रेटेस्ट किसमें है? सॉलिड में, और उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद किसमें? गैसेस में। गैसेस के अंदर जैसे आप साउंड की वेलोसिटी नॉर्मल पढ़ते हो 340 330, लिक्विड में ये 1400 1500 तक मीटर पर सेकंड तक चली जाती है, और सॉलिड में ये 2000 मीटर पर सेकंड से ऊपर की वैल्यू पे चली जाती है बात। तो जहन में रखिएगा, दो चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक इलास्टिक प्रॉपर्टी थी और एक क्या थी भाई? इनर्शियल प्रॉपर्टी। अगर सिर्फ इनर्शियल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होना चाहिए था? सॉलिड में कम होनी चाहिए थी, गैसेस में ज्यादा। लेकिन होता उल्टा है। क्या? इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज्यादा है सॉलिड की, तो वो आउटवेट कर देता है किसको? डेंसिटी वाले मसले को। यही वजह इन्होंने देखो रेशियो पूछा हुआ है। तो आपको क्या नजर आ रहा है? स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, बिकॉज ये जो रेशियो है, ये रेशियो मेरा बेटा कैसा है आपके पास? ग्रेटर है। ये रेशियो आपके पास कैसा आ जाएगा मेरे बच्चे? ग्रेटर है। तो आप बोलोगे दिस रेशियो इन सॉलिड्स इज ग्रेटर देन द रेशियो इन एयर।
पॉइंट समझ में आ गया? ये जो रेशियो है ना ई बाय रो का रेशियो, ये सॉलिड में ज्यादा है क्योंकि वेलोसिटी आपको मिलती ही इस रेशियो से। तो जाहिर सी बात है अगर रेशियो ग्रेटर होगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है भैया आपसे क्या, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग एंड इज ऑसिलेटिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। If the maximum displacement of a body is 20 centimeter and the spring constant is this, what is the acceleration of the body? देखो भैया अगर किसी को इसका फॉर्मूला नहीं याद तो मैं सिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा टॉपिक है। देखो ये मेरा बेटा मान लीजिए अपने पास एक अदद मास स्प्रिंग सिस्टम है और ये मस्त क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। हमें एक बात पता है, जब ये ऑसिलेट कर रहा होता है तो भैया कोई ना कोई अप्लाइड फोर्स होती है जो इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करती है और उसके बाद आप छोड़ते हो तो ये ऑसिलेट करना शुरू करता है जो भी इसका मीन पोजीशन होता है उसके अबाउट में। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो मेरा बेटा मुझे ये बात पता है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफाइनिंग इक्वेशन है। यानी कि जब मैं इस मास को यहां लाके छोड़ूंगा तो ये यहां जाएगा क्योंकि इसके पास ये रीस्टोरिंग फोर्स मौजूद होगी, माइनस के एक्स स्प्रिंग की वजह से आएगी, और ये मास एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा। और हमें पता है अगर कोई अनबैलेंस फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है और वो एक्सेलरेट हो रहा हो तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं तो मेरा बेटा एम ए विल बी इक्वल टू माइनस का के टाइम्स ऑफ एक्स। माइनस साइन यहां पे सिर्फ ये शो कर रहा है कि मेरे बेटे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स लग रही है वो एंटी पैरेलल है। जब आपका डब्बा यहां होगा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, फोर्स यहां लग रही होगी। जब ये डब्बा यहां होगा तो फोर्स यहां लग रही होगी और डिस्प्लेसमेंट ऐसी होगी। गोया के फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल एट एवरी पॉइंट्स। ठीक हो गया? जब आपने इक्वेट कर दिया भाई, इक्वेट करा तो ये बन जाएगा माइनस का के बटे में आ गया एम इंटू एक्स, ये हो गया। अब अगर मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है, क्या निकालनी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो यहां पे एक्स नॉट हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन पे। तो जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन ज्यादा होता जाएगा। तो मैक्सिमम कहां होगा, वहां पे। सर आपको कैसे पता चला मैक्सिमम निकालनी है? क्योंकि इसने भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मुझे बताई है और कुछ बताया ही नहीं है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सेलरेशन मुझसे पूछी जा रही है। ठीक है भैया, तो क्या बन जाएगा ये एक्सेलरेशन, माइनस साइन भले छोड़ दो क्योंकि माइनस साइन सिर्फ नेचर को शो कर रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल या एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल। तो जनाब के आपके पास कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। एम आपको कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम दिया हुआ है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, डिवाइड बाय 100, एक जीरो से एक जीरो मर गया, ये जीरो से जीरो मर गया। टू टू हो गया फोर, फोर डिवाइड बाय 10 कितना होता है भाई साहब, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। ये एक्सेलरेशन हमने स्पेसिफिकली कहां निकाली है, एट द एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि ये मैक्सिमम है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे होती है, एट द एक्सट्रीम पोजीशन होती है, कि जहन में रखिएगा इस बात को। ठीक है भाई साहब, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है A normal person can hear sound waves ranging in frequency from 20 hertz to 20 kilohertz. मैक्सिमम वेवलेंथ कहां पे वो सुन सकता है? देखो इन्होंने आपको बता दिया कि आपका जो ह्यूमन एयर है ना वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेंज की जो साउंड है ना वो डिटेक्ट कर सकता है भाई। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड जो है ना आपका ह्यूमन एयर डिटेक्ट कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। अब आपको बोल रहा है जिस तरह हमने आपको फ्रीक्वेंसी का रेंज बताया है बिल्कुल वैसे ही आप वेवलेंथ का रेंज बता दें। वेवलेंथ का रेंज नहीं बोल रहा, मैक्सिमम वेवलेंथ बोल रहे हैं। मैं रेंज निकलवा देता हूं, हो सकता है कल को रेंज पूछ ले। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी मिनिमम है जो आपका ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है और ये वाली फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है जो आपका ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है। इस पूरी रेंज के बीच में सारी फ्रीक्वेंसीज को आपका ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसीज भी कहलाती हैं। अब बच्चे आपको पता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और किसी भी मीडियम में जब साउंड वेव प्रोपेगेट करती है तो प्रोवाइडेड कि गिवन टेम्परेचर सेम रहे तो उसकी वेलोसिटी तो सेम होती है मीडियम की प्रॉपर्टीज की वजह से। तो F बन जाएगा V डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी कि आपको पता चल रहा है कि F और लैम्डा की रिलेशन कैसी है, इनवर्स है। गोया जहां से आपका F मिनिमम आ रहा है यहां पे आपको मिलेगा लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम, और जहां पे आपके पास F मैक्सिमम है यहां पे आपको मिलेगा आपका लैम्डा मिनिमम। ऐसे ही होगा भैया, यही होगा ना आपके पास हिसाब किताब, और तो कुछ नहीं होगा। अब इन्होंने पूछा मैक्सिमम वेवलेंथ, मैं एक बार मैक्सिमम निकलवाया तो एक बार मिनिमम निकाल देता हूं।
अब यहाँ पे मेरा बेटा जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड है ना वो ले लेना 340 मीटर पर सेकेंड। सर ये तो लिखी भी नहीं है, आप 332 ले लो, 330 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है भाई, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये वैसे स्पीड ऑफ साउंड होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड होती है, कहां पे, 10-15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, ठीक है। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा आ गया। लेमडा आपको चाहिए, सबसे पहले मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो मिनिमम वाली फ्रीक्वेंसी रख देंगे। v कितना है भाई, 340 बटे में फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 20 हर्ट्ज आ गई, जीरो से जीरो मर गया, 2 से 34 को काटेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 17 मीटर। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसका साउंड ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है वो कितना है, 17 मीटर है। अब अगर आपको मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो भाई मिनिमम वेवलेंथ कैसे है कि जब आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रख दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 340 डिवीजन में क्या आएगा आपके पास, 20,000 हर्ट्ज। तो ये हो गया आपके पास 20,000 हर्ट्ज, एक जीरो से एक जीरो मर गया। इसको आप लिखोगे जनाब 34 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³ ये बन जाएगा आपके पास 17 × 10⁻³ ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये बन गया आपके पास 17 मिलीमीटर, 10⁻³ को आप मिली कह सकते हो। गोया कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि ह्यूमन एयर 17 मिलीमीटर से लेके 17 मीटर तक की वेवलेंथ का जो साउंड है वो क्या कर सकता है, डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। क्वेश्चन नंबर 18 चंद सवालों में से है जो मुझे काफी अच्छा लगा नम्स के अंदर, कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, कोई ढंग का क्वेश्चन पूछा है। अब गौर से ना जरा सुनना, बहस सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं, कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमने पढ़ा हुआ क्या है और ये अल्टीमेटली रिलेट किस तरह से किया जा रहा है। देखो यार, सवाल कहता है NaCl डिजोल्व्स क्विकली इन वाटर ड्यू टू, बस इतनी सी बात है। अब देखो गौर से, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, अगर आपको ये देख के नहीं भी लग रहा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है तो ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगी। एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कहां पढ़ी है आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। शुरू शुरू में तो बच्चों को लगा होगा सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहां चिपका दिया, गलती हो गई। समझो अब जरा बात। देखो बच्चे, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब कभी भी आप जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस के दरमियान में अगर एयर को रिप्लेस कर दिया जाए, चार्जेस के दरमियान में अगर एयर को रिप्लेस करके आप क्या ले आते हो, एक अदर डाइलेक्ट्रिक ले आते हो, तो मेरा बेटा डाइलेक्ट्रिक के आने से जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है। पढ़ चुके हैं ये कॉन्सेप्ट, पूरा डेरिवेशन करके दिखाया था कि फोर्स इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन द फोर्स इन द केस ऑफ एयर। और हम डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करते हैं कि पोलराइजेशन की वजह से वो फोर्स क्या करता है, कम कर देता है। साथ साथ जिस डाइलेक्ट्रिक की जो परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, ये जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे भैया खुद देखो ना, यहां एप्सिलॉन आर डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर मैंने एयर की जगह पे कोई डाइलेक्ट्रिक रखा जिसकी परमिटिविटी 4 है, तो गोया वो पहले के मुकाबले में जो फोर्स है वो 4 गुना कम कर देगा। कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक रखा कि भाई जिसकी परमिटिविटी 10 है तो वो 10 गुना कम कर देगा। ऐसे ही है। अब समझो, NaCl जो है मेरे बच्चे, NaCl जो है इसके अंदर Na पॉजिटिव होता है और क्लोराइड आयन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इनको आपस में जो फोर्स होल्ड करती है वो ये ऑपोजिट चार्जेस वाली फोर्स होल्ड करती है। और आपको तो ये बात पता है, ऑपोजिट चार्जेस वाली फोर्स आपकी कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ऐसे ही है। अब बच्चे आप इसको जब भी कभी पानी में डालते हो तो पानी एक तरह का डाइलेक्ट्रिक है जिसकी हाई परमिटिविटी है। जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी उतनी ज्यादा फोर्स कम हो जाएगी। समझना, NaCl का मॉलिक्यूल, मान लो ये मैंने NaCl का मॉलिक्यूल बनाया, ये मान लो Na है, ये मान लो मेरा बेटा आपके पास Cl है। मिसाल दे रहा हूं, समझिएगा, कॉन्सेप्ट को फील करके जियो भाई। डिटेल लेक्चर सीरीज में भी यही कहता हूं, कॉन्सेप्ट को फील करके जियो भाई साहब। ये मान लो Na है, ये मान लो Cl है, इसको आपने पानी में डाला। अब Na और Cl के बीच में, चार्ज आइंस के बीच में जो फोर्स है वो डाइलेक्ट्रिक की इंडक्शन की वजह से क्या हो गई, कम हो गई। और पानी एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक है कि जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी अच्छी खासी होती है, 78.5 होती है किसी किताब में, किसी में 79.2 दी हुई है, किसी में 80 तक दी हुई है। तो हाई एप्सिलॉन आर है, इसकी वजह से क्या होता है, इनके दरमियान में फोर्स वीक पड़ जाती है, तो ये टूट जाता है, टूट जाता है तो डिसॉल्व आराम से हो जाता है आपके पास। तो NaCl डिसॉल्व्स क्विकली इन वाटर, या कोई भी जो सॉल्ट है, कोई भी आपकी आयोनिक सॉल्ट क्विकली डिसॉल्व करती है पानी के अंदर ड्यू टू हाई एप्सिलॉन आर। कीप दिस थिंग इन माइंड। क्यों डिसॉल्व करती है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होती है। रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक पड़ जाएगी, ठीक है। वीक पड़ जाएगी तो वो टूट जाएगा, टूट जाएगा आराम से, क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा बेटा ये किताब में गलत, अच्छा किताब बोला, वेरी सॉरी, पेपर में गलत था, क्योंकि उन्होंने यहां पे लिखा हुआ था
अ कैपेसिटर कैन बी फुली चार्ज, तो भैया ध्यान में रखिएगा कैपेसिटर कैन नेवर बी फुली चार्ज बिकॉज टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज इट इज इन्फिनिटी। अब देखो मेरा बेटा, जो मैं ये कह रहा था अच्छा, जो पेपर आया था उसके अंदर यहाँ पे कैन लिखा हुआ था, कैपेसिटर कैन बी फुली चार्ज, ऐसा नहीं होता। कैपेसिटर जो होता है दैट कैन नॉट बी फुली चार्ज। मैं आपके सामने से स्निपेट लेने के लिए गया था। ये मेरा बेटा आपके पास जो केपीके बोर्ड की किताब है, जो फेडरल बोर्ड में भी रिकमेंडेड रहती है, उसमें भी लिखा हुआ है, बलूचिस्तान बोर्ड की किताब में भी मेंशन है। A capacitor can never charge up fully because the rate of charging decreases as the charge increases। देखो, रेट ऑफ चार्जिंग से क्या मुराद है? क्यू बाय टी, यूनिट टाइम में कितना चार्ज डिपॉजिट हो रहा है प्लेट, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे। तो देखो, ये टी और क्यू का आपके सामने ग्राफ मौजूद है। आप देखो वक्त के साथ साथ ये जो चार्जिंग का रेट है ये बेसिकली क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और आखिर में आगे इस पॉइंट को हम कहते हैं कि अब ये क्या हो गया है? सेचुरेट हो गया है। और मेरा बेटा जो आपके पास इक्वेशन होती है जिससे हमें पता चलता है कि चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर बेसिकली एक अदद एक्सपोनेंशियल बिहेवियर शो करता है, दैट इज Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई टू दावर माइनस का टी डिवाइडेड बाय आर सी। ये जो आर सी है मेरा बेटा, ये बेसिकली आपके पास टाइम कांस्टेंट कहलाता है। अब आप यहां पे नोट करना, ये टी आपके पास क्या कहलाता है? आर सी कहलाता है। ठीक है, अगर आप यहां पे अपने पास ये जो आपको छोटा सा टी लिखा नजर आ रहा है ना, ये जो आपको छोटा सा टी लिखा नजर आ रहा है, इस इक्वेशन से देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं। ये हो जाएगा आपके पास Q विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई टी डिवाइडेड बाय टॉ। सही। अगर मेरा बेटा मैं टी की जगह पे टॉ पुट करता हूं, ये टॉ क्या है? टाइम कांस्टेंट, जो प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी है। टाइम कांस्टेंट की यूनिट जो होती है बाय द वे वो सेकंड होती है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे टॉ पुट करता हूं इस इक्वेशन में, ये बन जाएगा Q विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई टू दी पावर, ये माइनस था मैंने लिखना भूल गया था, माइनस का टॉ डिवाइडेड बाय टॉ। भाई टी की जगह पे ये जो टी लिखा था मेरे बच्चे प्यारे, ये जो टी लिखा था इसकी जगह पे टॉ लिख दिया, और डिनोमिनेटर वाला टॉ अपनी जगह से आ गया, उठ के अपनी जगह पे ही था। तो टॉ अपॉन टॉ कितना हो गया? वन हो गया। अब आप इसको मेरा बेटा अगर सॉल्व करते हो, वैसे तो आपकी किताबों में ये सॉल्व हुआ रहता है, आप देखो वन माइनस ई टू दी पावर माइनस वन बनता है ये। इसको आप सॉल्व करते हो, ये आता है आपके पास 0.6321। यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि कैपेसिटर के बाद जो चार्ज है वो कितना आ गया है? 63.21% का चार्ज आ गया है। आहिस्ता आहिस्ता समझो अभी जरा। जब आपको बोला जाता है ना कि भाई टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करो कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, तो हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट इतना टाइम है कि जिसके अंदर कैपेसिटर ने जितना मैक्सिमम चार्ज था उसका 63.2% एक्वायर कर लिया। द टाइम कांस्टेंट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर द कैपेसिटर इन विच 63.2% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू चार्ज इज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स। और आप मैक्सिमम जो कैपेसिटर को चार्ज करते हो ना, वो 5 टॉ तक करते हो, इससे आगे नहीं जाते, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कभी भी कैपेसिटर अपना पूरा चार्ज नहीं होगा, इंफिनिटी का जाके चार्ज होगा वो। तो आप एक काम करो, आप कैलकुलेटर उठाओ और वन माइनस ऐसे कैलकुलेटर में ऐसे डालो, वन माइनस ई टू दी पावर माइनस वन लिखा था ना मैंने, अब आप माइनस टू डालना। माइनस टू कब होगा भाई? समझो, अगर मैं इस टू की जगह, इस टी की जगह पे टू टॉ डाल दूं तो टॉ से टॉ मर जाएगा, टू होगा यहाँ पे। आप डाल के देखो जरा, टू डालो तो ये पता चलेगा 86.46% चार्ज हो गया। थ्री डाल के देखो तो पता चलेगा 95% चार्ज हो गया। फाइव डाल के देखो तो पता चलेगा 99.32% तक चार्ज हो गया। सिक्स डालो तो पता चलेगा 99.75% तक हो गया। तो यूजुअली अगर 5 टॉ का टाइम गुजरता है तो हम कहते हैं कैपेसिटर हमारा पूरा चार्ज हो चुका है। तो ये वाला सवाल, इसके नंबर मेरे लिहाज से सबको मिलने चाहिए, क्योंकि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं उसमें यहां पे लिखा है अ कैपेसिटर कैन बी फुली चार्ज, जो कि गलत है। कभी भी पूरा चार्ज नहीं हो सकता। ये मैंने किताब से स्निपेट लगाए हुए। आगे, अच्छा ये एक और सवाल है भाई, ये एज इट इज क्वेश्चन जो तस्वीरें मौजूद है उसमें से ली गई हैं। ऊपर मैंने इंफिनिटी का आंसर इससे लगाया मेरा बेटा कि अगर कैन नॉट होता तो ये इंफिनिटी पे जाता। रीजन समझा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम आर टू माइक्रोकूलम चार्ज। यहां पे कोई चार्ज है आपके पास 2 माइक्रोकूलम का, इससे कितने फासले पे कह रहे हैं? 10 सेंटीमीटर के फासले पे आपको बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है अपने पास, इज इक्वल टू के क्यू बटे में आ गया आर स्क्वायर। के है भाई साहब 9 × 10⁻⁹, क्यू है 2 × 10⁻⁻⁶, 10 सेंटीमीटर है भैया। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे? डिवाइड बाय 100 करके।
तो 10/100 करोगे तो 1/10 बन जाएगा, यानी कि 10⁻⁻1, और ऊपर आ गया आपके पास स्क्वायर। ये देखो बनता है 9 × 10⁻9, और मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻1 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻2, और ऊपर आ जाएगा तो मेरे बच्चे ये बन जाएगा 10⁻+2। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। 9 में से 6 निकाला तो 3, 3 में 2 को ऐड किया तो 5। अब ऐसा कोई आंसर यहां पर मौजूद नहीं है, कोई आंसर नहीं है। अगर मैं क्या करता हूं, अगर गौर से देखो, अगर मैं यहां पे इसको नैनो कूलम कर दूं, ये वो है जो मैंने तस्वीर से लिया है, जो तस्वीर मिली थी। अगर मैं इसे नैनो कूलम कर दूं, यानी कि 10⁻⁹ कर दूं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹, ये और ये मर जाएगा। ये जब ऊपर आएगा तो सिर्फ 10⁻2 बचा हुआ होगा, ये और ये तो पहले मर चुका है। 9 2 18, 18 इंटू 10⁻2, उस केस में आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगर मैं इसको नैनो कूलम नहीं करता, अगर मैं इसको क्या कर देता हूं भाई, पीको कूलम कर देता हूं। पीको कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻12। यहां मैं इसे करता हूं -12, तो 9 में से 12 जाएगा तो यहां पे बचेगा -3, ये और ये सॉल्व हो गया, 10⁻⁻3 बच गया। -3 + 2, ये आपके पास हो गया -1, और 18 इंटू 10⁻⁻1, इस केस में आंसर आएगा 1.8, सॉरी 1.8। जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसके तहत इसमें से मुझे कोई आंसर नजर नहीं आ रहा, तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो मेरे नजदीक प्रॉब्लमेटिक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। 21 कहता है एट मिड पॉइंट, आपको दो चार्जेस दिए हुए भाई साहब, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज ये नेगेटिव है, मिड पॉइंट पे पूछ रहे हैं। +4 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम के चार्ज हैं, ठीक है। मिड पॉइंट पे मेरा बेटा, सबसे पहले अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो आपको ये बात पता है, नेट पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या करते हो, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। और पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है KQ/R। पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो ये बनेगा प्लस का के, क्यू कितना दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, डिवीजन में आपको ये नहीं बताया हुआ कि ये डिस्टेंस कितना है, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, समझिएगा इस बात को, ये डिस्टेंस मेरा बेटा अगर आर के बराबर है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना है आपके पास, आर के बराबर है। सर ये कैसे पता चल गई आपको बात, अरे भैया उसने कहा ना मिड पॉइंट पर है। जब मिड पॉइंट पर है तो इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट पर होने का मतलब ये हो गया कि ये अगर आर है तो ये भी क्या हो गया, आर हो गया भाई साहब, सही है। तो इसको कह दिया आर। अब जो V2 होगा, यानी कि इसको मैं कह रहा हूं चार्ज नंबर 2, इसे मैं कह रहा हूं चार्ज नंबर 1, ठीक है। अब देखो वो माइनस में आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव में आता है। के ये हो गया आपके पास 4 माइक्रोकूलम, भाई ये माइनस साइन इसका यहां पे आ चुका है तो परेशान नहीं हो जाना, ठीक है। आर आ गया एज इट इज। अब आप नोट करो, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सेंटर में नेट पोटेंशियल तो होना था 0। गोया या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है, सी और डी तो हो नहीं सकता क्योंकि वो कह रहा है वी नॉट इक्वल टू 0 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आप क्या करते हो भैया जी, आप करते हो टेस्ट चार्ज को प्लेस, यहां पे टेस्ट चार्ज रखा आपने मिड पॉइंट पे। अब आप डायरेक्शन निकालो जरा डायरेक्शन किसका, फोर्स का डायरेक्शन, सही है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपने चेक करना है कि 0 है या नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं पहले चार्ज की मदद से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं तो आप देखो, पहला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज जो रखा है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो पहला चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो आप बोलोगे सर रिपेल करेगा। गोया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर 1। बोलो बात समझ आई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर 1, इसे मैंने कह दिया E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर 1। अब निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर 2। चार्ज 2 इसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल, भाई माइनस चार्ज है और टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये जो चार्ज 2 है ये इस टेस्ट चार्ज को अपने पास क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो मेरा बेटा ये बनेगी इसकी डायरेक्शन, ये बनेगी ना डायरेक्शन इसकी, तो समझ आ गई बात की, ये डायरेक्शन बनेगी। अब आप नोट करो, ये मैंने किसकी डायरेक्शन बनाई, ये बनाई मेरा बेटा मैंने E2 की डायरेक्शन। अब देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एक अदद कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपने इसको 0 करना है तो इसके लिए लाजमी शर्त है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 1 और चार्ज 2 है, इनका मैग्नीट्यूड आपस में कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो मिड पॉइंट पे सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हो रही मिड पॉइंट पे, चेक करो। डायरेक्शन कहां आ रही है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में 0 नहीं होना, ध्यान में रखिएगा। यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। वन शॉट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपलोड है, उसमें भी मैंने आपको ये एज इट इज क्वेश्चन कराया है।
एज इट इज क्वेश्चन। मैंने आपको वो केस भी दिखाया है कि कहां पे पोटेंशियल नॉन जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। अभी बता देते हैं केस। अगर मान ले ये पॉजिटिव था और इसको भी मैं पॉजिटिव 4 माइक्रोकूलम कर दूं, अब आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, वो जीरो आएगी, पोटेंशियल निकालो, वो जीरो नहीं आएगा, 2 kq/r के बराबर आ रहा होगा। चलो आगे देख लो भाई। अब प्रोसेस इन विच, अच्छा ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का जो क्वेश्चन है, ये मेरा ख्याल है हर साल तकरीबन आया है, 2021, 22, 23। कहता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट एनर्जी इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सारी की सारी हीट कहां जा रही है? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। गोया के वर्क डन क्या है? जीरो है। और वर्क डन जीरो एक ही प्रोसेस में होता है जिसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, या आप कह सकते हो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और वॉल्यूम कांस्टेंट किसमें रहता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता हैगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे कहता है भैया द फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन द एसी फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर। अब ये जो है ना मेरा बेटा, ये आउट ऑफ कोर्स है, क्योंकि जो मैंने नम्स का सिलेबस देखा उसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट शामिल नहीं था। तो मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा अगर किसी के नजदीक ये शामिल था और मैंने देखने में गलती करी है तो मैं इस पे माजरत खुआऊं। मेरे नजदीक ये वाहिद सवाल आउट ऑफ कोर्स है। ठीक है, खैर सिंपल सी बात है, पर हमें तो पता ही होगा क्योंकि हम तो पढ़ा रहे होते हैं। आपके पास जब कभी भी आपके इंडक्टर सर्किट्स होते हैं जिनको आप आरएल सर्किट्स कहते हो, जब कभी भी आपके पास कैपेसिटर सर्किट्स होते हैं जिन्हें आप आरसी सर्किट्स कहते हो भैया, आरसी सर्किट, इसमें से जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि आरएल और आरसी दोनों सर्किट्स के अंदर आपके पास वोल्टेज और करंट की जो वेवफॉर्म है वो आउट ऑफ फेज होती है। वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म क्या होती है? आउट ऑफ फेज होती है। और इनके दरमियान में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का, या आप कह सकते हो π/2 रेडियन का। अच्छा हुआ इन्होंने अभी ये नहीं पूछ लिया कि कौन लीड कर रहा होता है या कौन लैग कर रहा होता है, वरना उसके लिए भी एक निमोनिक है जो मैं आपको याद दिला देता हूं। एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जो आगे हमने इंजीनियरिंग में पढ़ी थी, आप लोग भी शायद कभी पढ़ो। इली इज द आइस मैन, नहीं बल्कि आप क्यों पढ़ोगे, ठीक है। इली इज द आइस मैन, ठीक है। विलियम हाइट्स एक मशहूर ऑथर है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक किताब का, उसकी किताब में ये लिखी है, मैंने वहां से छापी है ये, ठीक है, मेरी अपनी नहीं है। इली इज द आइस मैन। तो इली के अंदर देखो आपके पास ई शो कर रहा है मेरा बेटा ईएमएफ को, ठीक है, और ईएमएफ इज बेसिकली वोल्टेज, और एल शो कर रहा है इंडक्टर को। तो ईएमएफ लीड्स द करंट किसके अंदर? इंडक्टर के अंदर। ई पहले आ रहा है, आई बाद में आ रहा है। तो ईएमएफ लीड करता है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसमें देखो आपको आइस नजर आ रहा है, आइस में पहले क्या आ रहा है? आई आ रहा है। आई का मतलब क्या हो गया भाई? करंट। तो कैपेसिटर में करंट क्या करता है भैया? लीड करता है किसको? ईएमएफ को। और ईएमएफ क्या है अपने पास? वोल्टेज है। इली इज द आइस मैन। आपका कोई भाई या बहन अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होगा ना उसको ये बात पता होगी। ये किसके अंदर है? कैपेसिटर में, ठीक है। चलो, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना था? π/2, लेकिन मेरे लिहाज से ये चूंकि आउट ऑफ कोर्स है तो सबको इसका मिलना चाहिए, ठीक है, आंसर मार्क। आगे कहते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 24, अ पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट या रिक्वायर्ड बाय इट। देखो दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर अगेंस्ट द फील्ड जाएगा तो एनर्जी एक्वायर करेगा, अगर विद द फील्ड जा रहा होगा तो वो एनर्जी क्या कर रहा होगा? गिव आउट कर रहा होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी, और इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। तो क्यू भी आपको एसआई यूनिट में दिया हुआ है 1 कूलम, और डेल्टा वी भी एसआई यूनिट में। तो 5 1 जा 5, और आपके पास आंसर आ गया 5 जूल। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया हुआ आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया हुआ, और इसकी बाय डिफॉल्ट यूनिट तो एसआई वाली होगी ना, और एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट की कन्वर्जन भी ध्यान में रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है भैया 1.6 इंटू पावर -19 के जूल्स के, ठीक है। आगे देखो बेटा, आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है विच ग्राफ एक्सप्लेन नॉन ओमिक मटेरियल हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। पहले तो आप इसमें से वो वाले ग्राफ साइड लाइन कर दो जिसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। जो आपके वीआई कर्व होते हैं ना, उनके स्लोप से आपको मिल जाता है कंडक्टेंस, और उससे आपको रेजिस्टेंस मिलता है। देखो जरा बच्चे, अगर मैं यहां पे इनका स्लोप डिफाइन करूं, स्लोप क्या होता है भाई? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहां देखो वाई पे क्या लिया हुआ है? करंट को लिया हुआ है। एक्स पे क्या लिया हुआ है? वोल्टेज को लिया हुआ है। आई अपॉन वी क्या होता है? कंडक्टेंस होता है, जिसको आप के से या जी से शो करते हो। और कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो ये मेरा बेटा एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। जो भी आपकी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसका स्लोप हमेशा होता है कांस्टेंट, सही है ना।
भाई क्योंकि इसका जो थीटा है वो चेंज नहीं हो रहा है ना, एंड स्लोप इज गिवन बाय टेंजेंट थीटा। सही है। ये जो ऑप्शन सी में ग्राफ दिया हुआ है, इसका जो स्लोप है मेरा बेटा, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, बस पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है। ये के अलग है, ये के अलग है, ये के कंडक्टेंस को शो कर रहा है, वो के मैंने वैसे ही, के प्राइम मैंने वैसे ही कांस्टेंट के लिए लिखा है, तो उससे परेशान नहीं हो जाना। ये कांस्टेंट नहीं है, ये कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस है। वो जो उल्टे हाथ पे सी के पीछे आपको के प्राइम लिखा नजर आ रहा है, दैट इज फॉर कांस्टेंट। ये इसका पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप है, और इसका क्या है मेरा बेटा, स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट हो गया। ठीक है। अब सवाल में आपको कहता है कि आपने वो ग्राफ बताना है जो कि नॉन ओमिक मटेरियल का है, जिसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो वो तो कर्व होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए या बी में से कुछ हो सकता है। देखो देखो भैया समझना, रेजिस्टेंस डिक्रीज आप कैसे निकालोगे। आपको मेरा बेटा आपके सामने जो वी आई कर्व दिया हुआ है, इसका स्लोप क्या बता रहा है डायरेक्टली, इसका स्लोप बता रहा है आपको कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, इनवर्स। गोया जिस ग्राफ के अंदर स्लोप बढ़ रहा होगा, इसका मतलब उसकी कंडक्टेंस बढ़ रही होगी और रेजिस्टेंस कम हो रही होगी। और अगर किसी ग्राफ के अंदर जो स्लोप है वो कम हो रहा है, गोया कंडक्टेंस कम हो रही है और रेजिस्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि वी आई कर्व का जो स्लोप होता है वो अपने को क्या बताता है, कंडक्टेंस बताता है। अब किसी भी कर्व का अगर आपने स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप क्या होता है, आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो। तो भाई देखो जरा ए पर आ जाओ, अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करूं, फिर यहां करूं, फिर यहां करूं, आपको क्या नजर आ रहा है, पहले ये टेंजेंट आहिस्ता आहिस्ता वाई के पैरेलल था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक्स के पैरेलल होता जा रहा है। और हमें ये बात पता है, जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है जीरो, क्योंकि टेंजेंट 0 डिग्री 0 होता है। और जो अपना वाई एक्सिस होता है मेरा बेटा, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इंफिनिटी होता है। स्लोप का फॉर्मूला होता है ना टेंजेंट थीटा। तो जो वाई एक्सिस होता है, यहां से वहां तक का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो टेंजेंट 90 डिग्री होता है, इंफिनिटी। गोया अगर आपके पास कोई लाइन एक्स से वाई की तरफ जा रही है, स्लोप बढ़ा रही है, वाई से एक्स की तरफ आ रही है, तो स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो इस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स को एनालाइज करो। यहां पे टेंजेंट ऐसे बनेगा, यहां ऐसे, यहां ऐसे। गोया पहले ये वाई के पैरेलल था, अब आहिस्ता आहिस्ता एक्स के पैरेलल हो रहा है। तो वाई से एक्स की तरफ जाने का मतलब क्या है, स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है। जब स्लोप कम हो रहा है, तो इसका मतलब कंडक्टेंस कम हो रही है इसकी, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। गोया ये तो अपना केस हो नहीं सकता, बी ही केस हो सकता है। देख भी लेते हैं, देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा है, इस पे टेंजेंट ऐसा है, इस पे टेंजेंट ऐसा है। ये पहले एक्स के पैरेलल था, आहिस्ता आहिस्ता किसके पैरेलल हो रहा है, वाई के पैरेलल हो रहा है। तो एक्स से वाई की तरफ शिफ्ट होने पे स्लोप क्या होता है, बढ़ता है। जब स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब कंडक्टेंस बढ़ रही है, रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। और सवाल में यही कंडीशन पूछी गई थी। समझ आ गई भाई सब बात। चलो क्वेश्चन नंबर 26, एक और क्वेश्चन जिसका आंसर गलत दिए हुए हैं। ठीक है। कहता है, कोई 6-7 के करीब क्वेश्चन है टोटल ऐसे। फोर फैंस ऑफ 100 वॉट ईच, टू बल्ब ऑफ 100 वॉट ईच, वर्क फॉर 2 आवर्स डेली, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। देखो भैया पहले एक दिन की एनर्जी निकालो जरा। और जब कभी भी आपको एनर्जी कंज्यूम निकालनी हो ना किलोवाट आवर में, जिसको आप यूनिट कहते हो, किलोवाट आवर बेसिकली आपके पास कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। ठीक है। जो आपके घर में बिल आता है ना, उसमें लिखा होता है 500 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट। तो तरीका बहुत सिंपल है भाई, ई को आप करो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर को रख देना भाई किलोवाट के अंदर, और टाइम को रख देना भाई किसमें, आर के अंदर। मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली किलोवाट आर में आंसर आ जाएगा। कोई 3.6 10 पावर 6 जूल से डिवाइड करने की नीड नहीं है। 4 पंखे हैं भाई 100 वाट के, तो 4 × 100, कुल मिला के कितना हो गया, ये 400 वाट का लोड हो गया। 2 बल्ब ऑफ 100 वॉट ईच। ठीक है। 2 बल्ब है, वो कितने मेरा बेटा, 100 वाट के। तो 2 बल्ब हो गए आपके पास 100 100 वाट के, तो ये हो गया आपके पास 200 वाट। आगे लिखा हुआ है ईच वर्क फॉर 2 आवर्स डेली, 2 घंटे चलते हैं रोज। कहते हैं भाई दोनों जो है ना आपके पास कितने देर चलते हैं, 2 घंटे चलते हैं डेली। अब अगर मुझे डेली की यूनिट कंजम्पशन निकालनी हो, तो सबसे पहले देखो टोटल लोड की पावर क्या चल रही है, 600 वाट चल रही है। इसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। डिवाइड बाय 1000 किया आपने इसको, ये मेरे बच्चे बन गए आपके पास 0.6 किलोवाट, यानी कि ये लोड आपका डेली चल रहा है। अब आ जाओ, अब पावर कितनी है मेरा बेटा, जो डेली चल रही है वो 0.6 है। कितनी देर चल रही है, 2 घंटे चल रही है डेली। द एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, पहले एक दिन की निकालो, ये भी हम एक दिन की निकाल रहे हैं फॉर 1 डे। तो 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.2 किलोवाट आवर आ गया आपका आंसर, यानी कि 1.2 यूनिट ये घर वाला यूज कर रहा है। 30 डेज का मतलब क्या है, 30 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दे भाई। अब इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 10 × 1.2। तो भाई 10 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 12, तो 12 × 3 क्या हो गया आपके पास 36। अब 36 मुझे इसके अंदर नजर नहीं आया। मैं फिर ये बता रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो सोशल मीडिया पे
आपके नम्स के ओरिजिनल पेपर की तस्वीरें सर्कुलेट कर रही हैं, वहां से मैंने ये डिजाइन किया। अब अगर क्वेश्चन इसके अलावा था और आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है भाई, मेरी गलती है, लेकिन जो मैंने तस्वीर से देखा उसके अंदर से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 27, आसान सा क्वेश्चन। द सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आर। तो मेरा बेटा जो आपके मेटालॉइड्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है। इसमें कौन कौन आता है? इसमें कार्बन आता है, इसमें सिलिकॉन आता है, इसमें जर्मेनियम आता है। आपकी किताब में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी किताब हो सकती है, सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, केपीके, बलूचिस्तान, आगा खान, कोई सी भी किताब, उसकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है सेकंड ईयर का, उसके अंदर एक अल्फा का टेबल होगा। उसमें आप देखोगे तो आपको इन तीन मटेरियल का नेगेटिव मिला होगा अल्फा। वो क्यों होता है भाई? रीजन सुन लो। रीजन ये होता है क्योंकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉन्ड टूटते हैं, ज्यादा से ज्यादा चार्जेस फ्री होते हैं, रेजिस्टेंस कम होती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस वजह से आपके पास सेमीकंडक्टर का ये नेगेटिव होता है, और प्योर मेटेलिक कंडक्टर्स का ये पॉजिटिव होता है। प्योर मेटेलिक कंडक्टर्स का पास ईयर में पूछा गया नम्स के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 28, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 में मेरे बच्चे आप क्या करोगे? कहते हैं इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट की बात हो रही है, इंक्रीजेस 2 टाइम, देन एनर्जी इन द कैपेसिटर बिकम्स। अब देखो भैया, हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ऐसे ही है, ठीक है। अब जो आपकी कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं मेरे बच्चे, अगर आप इनको देखोगे, ये मान लो एक प्लेट है आपकी कैपेसिटर की, इधर आ जाती है, और यहां पे एक प्लेट आ गई, और यहां पे मेरा बेटा ये मान लीजिए आपके पास हो गई एक दूसरी प्लेट, ठीक है। ये हो गई मेरा बेटा हमारे पास दो प्लेट्स किसकी? कैपेसिटर की। अब एक मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है, एक मान लीजिए नेगेटिव प्लेट है। अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है इस कैपेसिटर की, तो मुझे पता है भैया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर विल टेल मी द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स, ए एरिया ऑफ द प्लेट्स बता रहे हैं। और अगर मैं V की बात करूं तो मुझे ये बात पता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डेल्टा V बाय आर। माइनस साइन मैंने नहीं लगाया, माइनस साइन सिर्फ ये शो करता है कि जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से अवे मूव करते हैं वैसे वैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही होती है। अब देखो, अगर मैं यहां पे डेल्टा V का वैल्यू निकालूं, ये बन जाएगा E मल्टीप्लाई बाय आर या E मल्टीप्लाई बाय डी। सर एक जगह आर कह रहे हैं, जगह डी, भाई इसलिए कि यहां पे डी कहा तो मैंने यहां भी आर को डी से रिप्लेस कर दिया। सही है ना भाई? ये बेसिकली डी क्या चीज है? डी इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये बता रहे हैं ना भाई सब, और क्या बता रहे हैं? अगर मैं ये दोनों चीजें लाके यहां पुट करता हूं तो E विल बी इक्वल टू हाफ आया एज इट इज, सी की जगह पे आ गया ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटे में आ गया डी मल्टीप्लाई बाय, V की जगह पे है E इंटू डी, तो इसकी जगह पे V की जगह पे E इंटू डी पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अच्छा, ये जो E है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, और जो उल्टे हाथ में D लिखा हुआ है ये बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर के लिए। ठीक हो गया भाई? एक डी से आपका एक डी मर गया। आपको नजर आ रहा है कि एरिया तो चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चेंज नहीं हुआ, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्क्वायर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चे आपके पास बढ़ करके 2 टाइम्स हो गई है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बिकम क्वाड्रपल, 4 गुना हो जाएगी। भैया जाहिर है ये जब 2 गुना बढ़ेगा तो ये कितने टाइम बढ़ जाएगी आपके पास? 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। आगे कहता है आपके पास द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। भैया मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा। रेंज जाहिर है तभी मैक्सिमम होगी जब आपके पास साइन 2 थीटा का फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और साइन के फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। जब आप इन्वर्स करोगे तो फिर ये 90 डिग्री आता है, तो 2 थीटा 90 डिग्री होता है, और फिर थीटा बनता है 45 डिग्री। आगे कहता है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 2 पाई बाय 5 रेडियन। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी सीखा था कि अगर आपको कभी भी रेडियन से डिग्री में जाना हो, सॉरी हमने डिग्री से रेडियन में सीखा था, अगर आपको यहां देख लो, अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना हो तो क्या करते हैं भाई? मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो भाई उल्टा काम कर दे, फिर क्या करेंगे? फिर आप 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी यही करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम कहां से कहां जा रहे हैं? हम
रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं। तो भाई पाई से पाई मर गया, 5 1 जा 5 3 जा होता है मेरे बच्चे 15, 3 यहाँ कैरी आ गया, 5 6 जा क्या होता है 30 होता है। 2 को अगर मैं 36 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आई एम गोइंग टू गेट इज 72 डिग्री, यानी कि 72 डिग्री। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, कहता है अ ट्रांसफॉर्मर यूज्ड अ 220 वोल्ट लाइन। अच्छा, ये आपको प्राइमरी साइड दे दी 220 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी, डिलीवर्स 22 एम्पेयर्स एट 1800 वोल्ट, यानी कि इतना करंट ये डिलीवर कर रहा है, यानी कि ये आपको दे दिया करंट ऑफ द सेकेंडरी और ये आपको दे दिया वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है भाई, 220 से 1800 वोल्ट पे जा रहा है ना। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, क्या करंट ड्रॉन किया गया, अज्यूम आपको कहता है 100% एफिशिएंसी। आपको पता है भाई जो आपका टर्न्स रेशियो है 100% पे आप इसको करंट के साथ यूज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वी एस बाई वीपी विल बी इक्वल टू आई पी डिवाइडेड बाय आई एस। बस कितना करंट इसने ड्रॉ किया फ्रॉम द लाइन, यानी कि प्राइमरी साइड पे क्या करंट था वो आपसे मांग रहे हैं, प्राइमरी साइड पे कितना करंट था जो उसने लिया। तो भैया आ जाएगा, देखो आईपी विल बी इक्वल टू वी एस बटे में आ गया आपके पास वीपी मल्टीप्लाई में आ गया आपके पास आई एस। वी एस कितना है भाई 1800, वीबी कितना है आपके पास 220, आईएस कितना है आपके पास 22 एम्पियर। एक जीरो से एक जीरो मर गया, 22 से 22 मर गया, क्या आंसर आता है भाई 180 एम्पियर। और आपको देखो ये नजर भी आ रहा है, ये आपका ट्रांसफॉर्मर कैसा था, स्टेप अप था। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और साथ ही साथ करंट को कम करता है। तो भैया देखो करंट कम होता नजर आ रहा है, प्राइमरी पे उसने 180 एम्पियर ड्रॉ किया था और सेकेंडरी पे सप्लाई कितना किया 22 एम्पियर। अब ये मत पूछना बाकी करंट कहां गया, अगर ये जहन में आ रहा है तो ट्रांसफॉर्मर की पूरी वर्किंग देखो तो आपको समझ में आया ट्रांसफॉर्मर पी इज इक्वल टू वी आई के फिनोमेना पे काम कैसे करता है। आगे फॉर रेक्टिफिकेशन ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इज, अब पहले तो जरा यहां पे ना मतलब समझ लीजिए सवाल का। अब देखो मेरा बेटा आपने यहाँ पे जो रेक्टिफायर सर्किट पढ़ा होगा और उसको साथ में आपने किताब से खोल के देखा होगा, तो ये मैंने आपके सामने एक सिंपल सा हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट यहाँ पे डिजाइन किया। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में हमें पता है क्या होता है भैया, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में हमारे पास एक डायोड लगा हुआ होता है, ये आपको एक डायोड लगा हुआ नजर आ रहा है, डायोड, ठीक है। और वो क्या करता है, आधी वेव को अलाउ करता है और आधी वेव को ब्लॉक करता है। अब पहले तो ये समझ लो, वरना आधे बच्चों को ये लगता है कि रेक्टिफिकेशन में ट्रांसफॉर्मर कहां यूज होता है। भैया रेक्टिफिकेशन में ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, और ये नजर आ रहा है आपके सामने, ये आपको हर बोर्ड की किताब में ये वाली डायग्राम भी बनी हुई मिल जाएगी। फॉर रेक्टिफिकेशन ट्रांसफॉर्मर यूज इज, यूजुअली आपके पास स्टेप डाउन होता है, स्टेप अप भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली जो ट्रांसफॉर्मर मेरा बेटा आपके पास रेक्टिफिकेशन सर्किट्स में यूज होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, स्टेप डाउन। सर क्यों, मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। देखो मेरा बेटा हमारे पास जो घरों में मोबाइल होता है या कोई टैबलेट होता है या कोई लैपटॉप होता है, इनको चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट चाहिए होता है, 10 वोल्ट चाहिए होता है, इस तरीके से ये छोटे चार्जर होते हैं। जैसे अभी मेरे हाथ में जो चार्जर है मेरा बेटा, ये तकरीबन समझ लो ये लैपटॉप का चार्जर है, ये 12 वोल्ट के ऊपर चार्ज कर रहा है इसको। तो अब होता क्या है मेरा बेटा, जब आप इसको चार्ज करना शुरू करते हो तो आपके घर में तो हर तरफ 220 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है, 220 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आ रही है। तो ट्रांसफॉर्मर पहले उसे क्या करता है, स्टेप डाउन करता है डिजायर्ड वोल्टेजेस पर। एक बार वो स्टेप डाउन हो गया, मान लो मिसाल के तौर पे मुझे 15 वोल्ट चाहिए, तो पहले ये क्या करेगा, इसे स्टेप डाउन करेगा, पहले ये क्या करेगा, इसे स्टेप डाउन करेगा। जब ये स्टेप डाउन हो गया, अब 15 वोल्ट के आगे क्या होगा, डीसी होगा। अब 15 वोल्ट के आगे इसे क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा और फिर ये इसको चार्ज कर देगा। अब आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर आप इस्तेमाल करते हो ये दो काम करता है, एक आपको रिक्वायर्ड वोल्टेजेस पे स्टेप डाउन कर देता है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ये बड़े वोल्टेजेस के ऊपर नहीं हो सकती। नंबर 2 पे ये क्या काम करता है, ये आपको जो ट्रांसफॉर्मर का आपने वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा है ना, कि आपके पास एक प्राइमरी साइड होती है, एक आपके पास सेकेंडरी साइड होती है, और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। तो इससे आपके पास जो इलेक्ट्रिकल शॉक होता है ना, जो आपको डायरेक्ट 220 वोल्ट में हाथ लगाने से लगता है, उससे आपकी बचत हो जाती है। यही वजह है कि अगर आप चार्जर को ऑन करके उसके आगे पिन पे हाथ लगाते हो तो आपको कोई खातिर हुआ किस्म का फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो उसमें इंसुलेशन भी होती है, और ये सारी चीजें आपकी किताब में भी मेंशन है, उसमें कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, एक एलिमेंट दिया हुआ है एफ, और बच्चे उसके ऊपर जो है ना वो टॉप पे लिखा हुआ है 18, नीचे 9 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू O18 8 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस क्यू। अब देखो बच्चे ये वाला सवाल आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स से है,
न्यूक्लियर रिएक्शन का क्वेश्चन है। हमें ये बात पता है कि हमारे पास कोई भी जो एलिमेंट होता है उसके अंदर टॉप पे यहाँ पे मास नंबर लिखा होता है। टॉप पे यहाँ क्या लिखा होता है? मास नंबर लिखा होता है। और बॉटम पे यहाँ क्या लिखा होता है? एटॉमिक नंबर लिखा होता है। हमने जो हमारी रेडियो एक्टिव डीके की इक्वेशंस पढ़ी हैं उसमें हमें ये बात पता है कि जब अल्फा डीके होता है तो मास नंबर डिक्रीज होता है बाय फैक्टर ऑफ 4 और चार्ज नंबर डिक्रीज होता है बाय फैक्टर ऑफ 2। और जब हमारे पास बीटा डीके होता है तो मास नंबर ऑफ द एलिमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता। जबकि आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो या तो +1 होता है या क्या होता है? -1 होता है। हमें इक्वेशन देख के एक बात तो नजर आ रही है कि चूंकि मास नंबर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब ये क्या है? बीटा डीके है। और ऑप्शन में भी सारे के सारे आपको बीटा दिए हुए हैं। अब बीटा में बच्चे आपके पास दो डीके होते हैं, एक बीटा पॉजिटिव डीके होता है और एक आपके पास होता है बीटा नेगेटिव डीके। बीटा पॉजिटिव डीके में आपके पास पॉजिट्रॉन इमिट होता है और साथ ही साथ आपके पास एक प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। पॉजिट्रॉन इमिट होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज होता है बाय फैक्टर ऑफ 1 क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जब बीटा नेगेटिव डीके होता है तब आपके पास इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और जब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो आपके पास एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। क्योंकि प्रोटॉन की तादाद में एक इजाफा होता है इसलिए आपका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है? इंक्रीज करता है बाय फैक्टर ऑफ 1। जब पॉजिट्रॉन इमिट होता है तो पॉजिट्रॉन के साथ साथ आपके पास जो इमिशन होती है वो न्यूट्रिनो की होती है। ऐसा क्यों होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मास के प्रिंसिपल को होल्ड करने के लिए। न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है जो मासलेस होता है लेकिन एनर्जी ज्यादा होती है, तो दोनों एंड पे एनर्जी को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रिनो इमिट होता है। बीटा नेगेटिव जब होता है तो आपके पास एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है। अब देखो, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये बीटा पॉजिटिव है या बीटा नेगेटिव। तो आप देखो यहां पे एफ जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 9 था और जो नया एलिमेंट बन रहा है इसका एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर एक कम हो गया। जब एटॉमिक नंबर एक कम हो गया इसका मतलब यह है कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया होगा। जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया होगा तो आपके पास एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया बाय फैक्टर ऑफ 1। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ इसका मतलब क्या चीज इमिट हुई है? बीटा पॉजिटिव की इमिशन है। तो आपके पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। क्योंकि एक्स की जगह पे, क्योंकि एक्स से क्या मुराद हो गई? एक्स इज बेसिकली योर बीटा पॉजिटिव। नाउ ये सारी इक्वेशन आपको किताब में लिखी भी मिल जाएंगी, ठीक है। एक्स आपके पास क्या हो गया मेरा बेटा? एक्स अपने पास हो गया बीटा पॉजिटिव। अब बीटा पॉजिटिव के साथ क्या, किस चीज की इमिजन होती है? न्यूट्रिनोज की इमिजन होती है। तो ये हो गया आपके पास वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? न्यूट्रिनो आ जाएगा। विच मीन्स कि आपकी इक्वेशन जो है उसके तहत आंसर क्या बनेगा? 33 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 में, अच्छा यहां पे मेरा बेटा इस जगह पे कुछ भी नहीं है, ये एक स्ट्रेट वायर है। अब जाहिर सी बात है डायग्राम बन गई थी, अब दोबारा से बनाने में टाइम लगता, इसलिए मैंने यहां पे इसको 0 ओम शो कर दिया। तो ये एक स्ट्रेट वायर है, टेंशन नहीं लेना। अब देखो आपके पास जो रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, जो तीन रेजिस्टर्स हैं आपके पास, यहां पे आपको नजर आ रहा है तीनों रेजिस्टर्स का। देखो अगर मैं यहां पे पॉइंट्स मार्क कर दूं, मान लो ये एक ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है। आपको नजर आ रहा है ए पॉइंट पे ये जो रजिस्टर R2 है इसकी भी एक टर्मिनल आ रहा है, R1 का भी एक टर्मिनल आ रहा है, R3 का भी एक टर्मिनल आ रहा है। इस पॉइंट पर भी तीनों रजिस्टर का एक एक टर्मिनल आ रहा है। तो इसका मतलब सारे के सारे रजिस्टर आपस में क्या है? पैरेलल है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि आर इक्विवेलेंट बराबर होता है आर डिवाइडेड बाय एन के। अगर पैरेलल में कनेक्ट होने वाले सारे रेजिस्टेंस की एक जैसी वैल्यू हो तो आप आर अपॉन एन यूज कर सकते हो। आर क्या, रेजिस्टेंस कितनी है सबकी? 1 ओम, और कितने लगे हुए? 3 लगे हुए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1/3 ओम इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ तो आप नॉर्मली पैरेलल वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके इसको आप यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आंसर आ जाएगा। अब बच्चे इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 है, ये मेरा बेटा मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। अच्छा इसमें एक चीज देख लीजिएगा, जब आप जो पेपर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो यहां पे आपको आर बी सी लिखा हुआ नजर आएगा और यहां पे आपको RED लिखा नजर आएगा, जो कि गलत है। तो ये वो जो मैं बोल रहा था ना स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन में गलती हो सकती है, तो वो ये RBE होना है, RBC नहीं हो सकता। सिमिलरली इसके अंदर भी यहां पे RBC लिखा हुआ है सवाल के अंदर, जो कि RBE है। तो मेरे लिहाज से अगर इसमें गलती है इस तरह की तो
असूली तौर पे इनको नंबर देने चाहिए हर उस कैंडिडेट को जिसने ये सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है। बहरहाल अब ये है क्या, मैं आपके लिए स्निपेट लेकर आता हूं और आपको सब चीज तफसील से समझाता हूं। अब देखो मेरा बेटा, ये जो मैंने आपके सामने स्निपेट लिया है, ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की किताब से ये सारे के सारे स्निपेट लिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड हुई भी है। ठीक है, पेज नंबर 252 पे मौजूद है। अब देखो भैया, ये पूरे टॉपिक से ही 4-5 एमसीक्यूज बने हुए। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन इसका नाम है। क्या कहता है? टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन one need to define some sort of the units of radiation. The strength of radiation source is indicated by its activity measured in becquerel. बच्चे जब आप लोग रॉ रेडियो एक्टिव डीके पढ़ते हो तो उसमें आप एक चीज पढ़ते हो, डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस का एन नॉट लेमडा डेल्टा टी, यही पढ़ते हो। अब इसके अंदर अगर मैं डेल्टा टी को एक तरफ ले आऊं तो ये बनता है डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या आप इसको कहते हो एन नॉट इंटू लेमडा। ये चीज मेरे बच्चे क्या कहलाती है? एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल। एक्टिविटी को आसान भाषा में आप ऐसे डिफाइन करते हो, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। हर सेकेंड में कितना एलिमेंट डीके हो रहा है, कितना एलिमेंट डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कितना एलिमेंट टूट रहा है। जिस रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी ज्यादा होगी, इसका मतलब उससे निकलने वाली रेडिएशन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो हो गया, द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन सोर्स इज इंडिकेटेड बाय एक्टिविटी मेजर्ड इन becquerel। 1 becquerel इज 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक दो बार माजी में ये भी पूछ चुका है। अच्छा, ये वैसे आपके में नहीं पूछा हुआ, नस्ट के पेपर में आए हुए हैं ये वाले यूनिट। एक becquerel के अंदर कितनी डिसइंटीग्रेशन है? एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होती हैगी। अ लार्जर यूनिट इज क्यूरी विच इक्वल्स 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये जो क्यूरी लिखा हुआ है ना 1 CI, ये होता है बेसिकली मेरा बेटा 3.7 इंटू 10 की पावर 10 becquerel, या 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, अब जाहिर है बच्चे किसी बॉडी पे जब वो रेडिएशन आगे लगेंगी तो उसका इफेक्ट होगा। वो क्या है? इट रिलेट्स टू द क्वांटिटी कॉल एब्जॉर्ब डोज। ठीक है, ये सब चीजें जहन में रखिएगा क्योंकि ये 4-5 सवाल आए हैं इसी टॉपिक से। अब किसी बॉडी पर जब रेडिएशन आ रही है तो जाहिर है वो रेडिएशन अपने साथ एनर्जी लेकर आ रही है। अभी आपने पीछे देखा बीटा डीके में भी, अल्फा डीके की इक्वेशन में भी, जब भी कभी एनर्जी रिलीज, जब भी कभी अल्फा या बीटा डीके होता है उसके साथ एनर्जी रिलीज होती है, पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। देखा भी बीटा डीके में एंटी न्यूट्रिनोज न्यूट्रिनोज होते हैं। तो जब हमने किसी बॉडी पे इफेक्ट ऑफ रेडिएशन को स्टडी करना है तो हमने क्या किया? इसको रिलेट कर दिया एक क्वांटिटी से, दैट इज टर्म्ड एज द एब्जॉर्ब डोज। क्या कहला रहा है ये कहला रहा है भैया एब्जॉर्ब डोज, डिफाइन एज द एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशन पर यूनिट मास ऑफ द एब्जॉर्बिंग बॉडी। तो एब्जॉर्ब डोज को बच्चे आप कैसे डिफाइन कर रहे हो? डी इसका सिंपल है और आप इसे कह रहे हो ई डिवाइडेड बाय एम। ई से क्या मुराद है? आयोनाइजिंग रेडिएशन जब किसी बॉडी पर आई तो उन्होंने कितनी एनर्जी डिलीवर करी और वो यूनिट मास में जाके कितनी एनर्जी क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। अगर आपसे पूछे भाई एब्जॉर्ब डोज का यूनिट क्या है तो आप बोलोगे जूल पर किलोग्राम इसका यूनिट है। ये भी नम्स के एक पास पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो उल्टे हाथ में टेबल 21.2 बना हुआ है इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूं। आगे कहता है ऐसा यूनिट डिफाइन किया हुआ है ग्रे, और ग्रे क्या है? जूल पर किलोग्राम के बराबर है। ये एज इट इज क्वेश्चन नम्स के पिछले साल के पेपर में आपको मिल जाएगा 2021 के मेरे ख्याल में। तो ये ऐसा यूनिट जो ग्रे है किसका है? इसका एब्जॉर्ब डोज का। और एक ग्रे में 1 जूल पर किलोग्राम होता हैगा। एंड ओल्ड यूनिट इज RAD, एन एक्रोनिम फॉर रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। अब देखो जो मैं आपको यहां बता रहा था, ये भाई साहब पता नहीं क्या हो गया, ये देखो जो मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 36 बता रहा था, ये पेपर में लिखा हुआ है RAD, जबकि ये RAD है, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। अब देखो ये लिखा हुआ RAD, ये 0.01 GY के बराबर है, या 0.01 जूल पर किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, कि कितनी एनर्जी उन्होंने गेन करी, दैट इज 0.01 जूल पर किलोग्राम, या ये ऐसे भी लिखा हो सकता था 0.01 ग्रे। ये क्या है? ये आपके पास है एब्जॉर्ब डोज, जिसको आप डी से शो करते हो या रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज कहते हो। क्लियर है? अब आगे देखो एक बात लिखी है बड़ी जबरदस्त, इक्वल डोजेज ऑफ डिफरेंट रेडिएशन डू नॉट प्रोड्यूस सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट। मिसाल से समझना, आपके कोर्स में अभी अगर आप क्लास 12 में हो या क्लास 11 में जिसमें भी थे, आपके कोर्स में नेट से 6 सब्जेक्ट है, लेकिन 6 सब्जेक्ट का एक जितना खौफ नहीं होता आपको। क्यों? किसी सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए कंटेंट ज्यादा है, किसी में कम है। तो ये कहता है
अगर आपके पास डिफरेंट रेडिएशंस एक जितनी तादाद में भी पड़ रही है तो हर एक का इंपैक्ट अलग होगा। वजह, किसी में अल्फा ज्यादा होगा, किसी में बीटा ज्यादा होगा, किसी में गामा ज्यादा होगा, और हर एक की अलग अलग पेनिट्रेशन पावर है, आयोनाइजेशन पावर है, तो हर एक का इंपैक्ट अलग अलग होगा। फॉर द सेम एब्जॉर्ब डोज अल्फा पार्टिकल्स आर 20 टाइम्स मोर डैमेजिंग देन एक्स रेस। अगर आपके यूनिट मास पे जितनी अल्फा रेस पड़ रही है उतनी ही एक्स रेज है, यानी कि एक्स रे के थ्रू आप जितनी डोज लो, जितनी एनर्जी लो यूनिट मास पे, अल्फा रेस के थ्रू भी अगर आप उतनी एनर्जी लो, तो अल्फा रेस के थ्रू आने वाली जो एनर्जी है वो 20 टाइम्स मोर डैमेजिंग है। इस बात को समझना, समझो। एक बॉडी थी, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की मदद से क्या हुआ, 5 ग्रे का डोज आया। एक बॉडी थी, उसके ऊपर एक्स रे की मदद से क्या हुआ, 5 ग्रे का डोज आया। अगर देखा जाए तो बॉडी ने जो एनर्जी एक्वायर करी है वो इन टर्म्स ऑफ डोजेज सेम करी है। पॉइंट समझ में आ गया? इन टर्म्स ऑफ डोजेज तो सेम हो गई ना भाई। इसने भी क्या किया, 5 जूल की एनर्जी एक्वायर करी पर किलोग्राम, इसने भी क्या किया, 5 जूल की एनर्जी एक्वायर करी पर किलोग्राम। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसके अंदर 5 ग्रे में अल्फा पार्टिकल्स थे, इसके में फोटॉन्स होंगे, एक्सरेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब दोनों की आयोनाइजेशन पावर अलग अलग है, तो दोनों का इंपैक्ट भी अलग अलग है, तो वो अल्फा वाले 20 टाइम मोर डैमेजिंग है। द इफेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन, क्योंकि हर बॉडी के पार्ट के ऊपर जो स्किन की लेयर है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन्स आर पर्टिकुलरली मोर डैमेजिंग टू आईज देन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। टू अलाउ दिस, the absorbed dose is multiplied by a quantity factor known as the relative biological effectiveness। relative biological effectiveness ध्यान में रखिएगा ये बात। अब ये है आरबीई, जिसको नम्स के पेपर ने जो कल की तारीख में छपा था, उन्होंने जगह जगह आरबीसी 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 लिखा हुआ था। रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस और आरबीई, द इक्विवेलेंट डोज ऑफ एनी एब्जॉर्ब रेडिएशन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एब्जॉर्ब डोज एंड आरबीई ऑफ द काइंड ऑफ रेडिएशन बीइंग एब्जॉर्ब। अब देखो जरा, जब आपने इक्विवेलेंट डोज निकालनी होती है, इक्विवेलेंट डोज आती कहां से, एब्जॉर्ब डोज से ही आती है। बस आप मल्टीप्लाई करते हो उसको आरबीई से, ताकि आपको उसकी एक्चुअल सिवियरिटी का आइडिया हो सके। अब रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, ये देखो आपके पास टेबल में बनी हुई है। अब रेडिएशन आरबी, एक्स रेज, गैमा रेज, अल्फा पार्टिकल को इन्होंने रेफरेंस माना हुआ है। ठीक है, देखो, ऑफ 30 किलो वोल्ट और मोर, 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर, इसको रेफरेंस माना हुआ है कि इनका 1 है। अगर अल्फा पार्टिकल 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की है, कम एनर्जी की है, तो उसकी देखो, अल्फा पार्टिकल अगर 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की है तो इसकी देखो सिवियरिटी बढ़ गई, यानी कि 1.7 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है ये। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बिलो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 बॉडी पर है, और आइस में यही आएंगे तो 30। ठीक है, अच्छा ये भी समझना कि आइस में ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि आइस के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग कम है ना भाई आपके पास। अल्फा पार्टिकल फ्रॉम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इसकी देखो कितनी है, 10 है। हैवी रिकॉइल न्यूक्लियाई कितनी है, 20 है। तो आरबीई बेसिकली क्या बताता है, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, कि किसी भी रेडिएशन की क्या एक्चुअल में सिवियरिटी है जो आप उसको गेन कर रहे हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज इज सीवर्ट, इसे सीवर्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको दे दिया सीवर्ट। अब सीवर्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 सीवर्ट बराबर होगा 1 जीवाई मल्टीप्लाई बाय आरबीई। आरबीई क्या है आपके पास, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। तो सीवर्ट किसका है, इक्विवेलेंट डोज का यूनिट। ग्रे किसका है, एब्जॉर्ब डोज का यूनिट। समझ लेना, एब्जॉर्ब डोज सिर्फ ये बताता है यूनिट मास पे कितने जूल एनर्जी एक्वायर हुई। इक्विवेलेंट डोज ये बताता है कि उसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या है। और आसान करके समझो बच्चे, जब आप मोबाइल देखते हो तो उसके अंदर एक तो टेम्परेचर होता है और एक फीलिंग लाइक आ रहा होता है कि फील लाइक कितना टेम्परेचर है। मान लो जैसे पिछले दिनों कराची में गर्मी ज्यादा पड़ रही थी, तो वहां पर लिखा आ रहा होता था 36 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फील्स लाइक के आगे लिखा होता था 52 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो आपका थर्मामीटर नाप रहा है वो ये है, लेकिन ह्यूमिडिटी वगैरह सब फैक्टर्स मिला के फील लाइक कितना है, 52 डिग्री सेल्सियस। तो एब्जॉर्ब डोज हो सकता है 5 रेडिएशन की एक जैसी हो, लेकिन एक्चुअल जो आपको असरअंदाज होगा या जो परेशान करेगा वो उसका आरबीई फैक्टर है, कि वो रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना सीवियर है। ओल्ड यूनिट आपको दिया हुआ है आर ई एम, जैसे ऊपर था ना RAD, रेलिवेंट एब्जॉर्ब डोज, यहां पे क्या है REM, वो आपको कितना दिया हुआ है 0.01 सीवर्ट। ये किसका है, ये दोनों यूनिट इसके हैं। तो जहन में रखिएगा, एब्जॉर्ब डोज के यूनिट आपने क्या पढ़े, जूल पर किलोग्राम। ये किसके बराबर है, ग्रे के बराबर है। और इसका एक और यूनिट पढ़ा, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, और एक रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज 0.01 ग्रे के बराबर होता है। सिमिलरली इक्विवेलेंट डोज के भी आपने 2 यूनिट पढ़े। एक इक्विवेलेंट डोज का यूनिट कौन सा था, जो अभी अभी आप पढ़ के आए हो, सीवट, जिसको आप SV कह रहे थे। और एक और यूनिट कौन सा था, REM। ठीक है, वही हो गया
क्या चीज कि आपके पास रेडिएशन जो आपका इक्विवेलेंट डोजेज से आ रही है, ठीक है, या जो उसकी इफेक्टिवनेस है। द बैकग्राउंड रेडिएशन टू विच वी आर एक्सपोज ऑन द एवरेज इज, अब यहां पे एक और चीज पढ़ लो, इससे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखो क्या पढ़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द बैकग्राउंड रेडिएशन टू विच वी आर एक्सपोज ऑन द एवरेज इज 2 मिली सीवर्ट पर ईयर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड भी एक सवाल यहां पे आया हुआ है, चेक करो। एक तो यहां मार्क कर दिया ना। अच्छा, ये देखो, ये लिखा हुआ है 1 REM इज इक्वल टू, 1 REM किसके बराबर है, अभी अभी आप पढ़ के आए हो 1 REM किसके बराबर है, देखो 1 REM 0.01 SV के बराबर है, देखो नजर आ रहा है, 1 REM किसके बराबर है, 0.01 SV के बराबर है, आपने पढ़ा अभी अभी। 1 REM इक्विवेलेंट डोजेज का यूनिट है, किसके बराबर है, 0.01 SV, और एक एसवी किसके बराबर था, एक एसवी बराबर था 1 ग्रे मल्टीप्लाई बाय RBE के बराबर। भाई अभी अभी तो ताजा ताजा पढ़ के आए, ये देखो इधर, ये देखो, ये आपने पढ़ा, एक REM 0.01 SV के बराबर है, और ये मेरा बेटा ये इसके बराबर है। पॉइंट समझ में आ रहा है, एसवी की जगह आपने ये लिख दिया, तो यही आपके पास बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 0.01 इंटू क्या, RBE। अब ये भी देख लो मेरा बेटा, यहां पे ये पेपर में क्या लिखा हुआ था, पेपर में लिखा हुआ था RED, ठीक है, एक्चुअल में क्या है RAD, ये किसका यूनिट है, एब्जॉर्ब डोजेज का यूनिट है, ठीक है, जो भी अभी मैंने आपको पूरी कहानी सिखाई है ना, एब्जॉर्ब डोजेज का यूनिट है ये, ठीक है। तो ये भी हमने मार्क कर दिया। अच्छा अब देखो यहां पे जरा, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, पहले यहां देखो क्वेश्चन नंबर 39 पे, ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस द बैकग्राउंड रेडिएशन डोजेज इन 1 ईयर। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, द बैकग्राउंड रेडिएशन टू विच वी आर एक्सपोज ऑन द एवरेज इज 2 मिली सीवर्ट पर ईयर, ऐसे ही है ना, सब मिला मिलू के 2 मिली सीवर्ट पर ईयर। अब यहां देखो, यहां पे 2 मिली सीवर्ट का आपको यहां पे इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, इन्होंने ऑप्शन दिया है किसका, 1 मिली सीवर्ट का, ठीक है। तो मैंने जब अपनी रिसर्च करी तो मुझे ये बात पता चली, यहां देखो, जब मैंने रिसर्च करी, मिली सीवर्ट में तो और कोई ऑप्शन नहीं दिया, मैंने रिसर्च करी तो मेरा बेटा मुझे पता चला कि बलूचिस्तान बोर्ड के अंदर 1 मिली सीवर्ट का लफ्ज मेंशन है। मैं अगर आपको दिखाऊंगा 1 मिली सीवर्ट का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया है, एक मिनट तो, अब ये मेरा बेटा बलूचिस्तान बोर्ड की किताब है, बलूचिस्तान बोर्ड की किताब है, और उसका पेज नंबर है मेरे बच्चे 343। जब आपको कहा जाता है ना टॉपिक पढ़ने के बाद किताब को देखो, किताब को देखो, तो उसका रीजन देखो, अब आपको नजर आ रहा है, इफ द एक्सपोजर इज मेड इन टर्म्स ऑफ सीवर्ट देन इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस अ बैकग्राउंड रेडिएशन डोज ऑफ 1 मिली सीवर्ट। अगर किसी ने पंजाब बोर्ड से पढ़ा था उसमें 2 मिली सीवर्ट लिखा हुआ था, तो करीब करीब ऑप्शन आपका तब भी ए ही बनता था। अब रह गया मेरा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 और 38, वो भी इसी टॉपिक से। मजेदार बात, एक ही टॉपिक से इतने क्वेश्चन मैंने पहली बार देखे। अब देखो मेरा बेटा, ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के अंदर एग्जांपल नंबर 21.3 लिखी हुई है। जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का 2022 का या 23 का पेपर देखोगे तो आपको उनके पास पेपर में भी ये क्वेश्चन मिलेगा जो अभी नम्स के पेपर में है। कहता है हाउ मच एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय अ मैन ऑफ मास 80 किलोग्राम हु रिसीव्स अ लीथल होल बॉडी इक्विवेलेंट डोज ऑफ 400 REM। आपको ये इन्होंने इक्विवेलेंट डोजेज तो दे दी बच्चे, कितनी है, 400 REM। आपको ये बात पता है REM इसका स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं है इक्विवेलेंट डोजेज का। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट तो सीवर्ट है, आपको इसे सीवर्ट में कन्वर्ट करना है। साथ आपको यह भी पता है, अभी थोड़ी देर पीछे पढ़ के आए, कि 1 REM बराबर होता है किसके, 0.01 सीवर्ट के। तो भाई दोनों तरफ 400 से मल्टीप्लाई कर दे, तो पता चला 400 REM किसके बराबर है, 400 मल्टीप्लाई बाय 0.01 के। भाई जब मल्टीप्लाई करेगा इसको मैं लिख सकता हूं 400 मल्टीप्लाई बाय 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो मर गए, आंसर क्या आता है आपके पास, 4 सीवर्ट आंसर आता है। ये आपको मिली इक्विवेलेंट डोजेज। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट डोजेज बराबर है एब्जॉर्ब डोजेज मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस फैक्टर। उसने बता दिया कि आप क्या कर रहे हो भाई, न्यूट्रॉन्स की मदद से, और उसको RBE का फैक्टर भी आपको लिख के दे दिया, कितना है, 10 है। सर वो जो टेबल बना हुआ है 21.2 जिसमें ये RBE के फैक्टर मेंशन है, याद करना नहीं याद करना, वो जो भी कुछ होगा वो आपको लिख के देगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी कितनी है, ये आपकी 4 सीवर्ट। सीवर्ट इसलिए रखा ताकि हमारे पास ये जो डी है ये ग्रे में आ रहा हो, जूल पर किलोग्राम में आ रहा हो, निकालना आसान हो, तो डी चाहिए। RBE कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो ये आ गया आपके पास 4/10। और डी का यूनिट क्या होता है, ग्रे, ये डी निकाला है ना, या इसको आप कहोगे 4/10 जूल पर किलोग्राम आंसर आपके पास आ रहा है।
ठीक है, ये आ रहा है, यानी कि 4 जूल आ रहा है हर 10 किलोग्राम पे। अभी बॉडी का टोटल मास क्या है, जिसने, इसने क्या कह रहे हैं, पूरी बॉडी पे इसको मिला है ना, तो पूरी बॉडी का मतलब 80 किलोग्राम के मास में मिला है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 4/10 मल्टीप्लाई बाय 80, तो टोटल कितना मिलेगा, 4 8 32 जूल की एनर्जी इसने गेन करी इन द फॉर्म ऑफ लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स फॉर विच द आरबी फैक्टर वॉज 10। कितनी एनर्जी गेन करी इसने, 32 जूल की। अब आगे देखो, इन्होंने आपका एक सवाल जो जहन में आ सकता है उसका जवाब भी लिखा है, इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, ऑब्वियसली द डैमेज डन बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन हैज नथिंग टू डू विद द थर्मल एनर्जी, द हार्मफुल इफेक्ट्स अराइज ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द टिश्यूज इन विच इट इज एब्सॉर्ब। तो आप इसको थर्मल एनर्जी से कंपेयर ना करोगे, सिर्फ 32 जूल ही तो मिली है, वो जब किसी फंक्शन में जो मैं आपको बता रहा था ना, आयोनाइजिंग पावर और पेनिट्रेशन पावर, उसकी वजह से वो टिश्यूज और ऑर्गन को डैमेज करते हुए जाएंगे आपके पास। अब आ जाओ इधर वापस। अब बच्चे आप यही सवाल, ये वाले सवाल हो गया 35 36, अब 37 देखो। कहता है 60 किलोग्राम मैन एब्जॉर्ब्स लीथल होल बॉडी इक्विवेलेंट डोज ऑफ 200 REM विथ आरबी फैक्टर ऑफ 10, एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी है। सबसे पहले आप देखो, आपको इन्होंने इक्विवेलेंट डोजेज कितनी दी है, 200 REM की दी है। इसको आप सीवर्ड में कन्वर्ट करोगे तो भाई एक आरईएम 0.01 SV के बराबर होता है, ये ऊपर आपने सॉल्व भी किया था, 0.01 GY इंटू RBE के बराबर होता है, बस सिंपल हो गया भैया। अब क्या मसला है, 200 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 0.01 से, क्या बन गया ये, 2 सीवर्ट बन गया इक्विवेलेंट डोजेज। अब जो आपका इक्विवेलेंट डोजेज है इसका फॉर्मूला क्या है, डी मल्टीप्लाई बाय RBE, ठीक है। अब यहां से आपने निकालना है डी अपना, तो डी कितना है, 2 सीवर्ट डिवाइडेड बाय RBE कितना है भैया आपके पास, 10 के बराबर है। आंसर क्या आ रहा है, 1/5 आ रहा है। अब ये आपके पास आ गया जूल पर किलोग्राम, 1 जूल है हर 5 किलोग्राम पे। आपको होल बॉडी के लिए चाहिए, पूरी बॉडी के लिए चाहिए, तो भैया होल बॉडी के लिए क्या आ जाएगा, 60 किलोग्राम से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 5 1 जा और 5 1 जा हो गया 5, 5 2 का 10। गोया कि कितना गेन कर रहा है मेरा बेटा, ये 12 जूल की एनर्जी गेन कर रहा है। इससे परेशान नहीं होना कि 12 जूल की थर्मल एनर्जी से इसको इतना इफेक्ट कैसे होगा। अगला जो है आपको नजर आ रहा है, सोमेटिक इफेक्ट कॉजेस, तो मेरा बेटा इसका आंसर है आपके पास स्किन बर्न्स। ये कहां लिखा हुआ है, ये भी मेरे बच्चे आपको फेडरल KPK बोर्ड की किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा आराम से, ठीक है। स्किन बर्न्स होते हैं, कैंसर होता है, ये सारी चीजें आपके पास सोमेटिक इफेक्ट इसी बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन के टॉपिक में आपको मिलेंगी। बार बार कहा जाता है किताब पढ़ो, नोट्स बनाओ, किताब पढ़ो। आगे कहता है द वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। आपको यह भी आइडिया होगा कि जितने बच्चों ने नोट्स बनाए हुए होते हैं ना, उनकी क्या अहमियत है। इफ वायर कैरीज 10 एम्पियर ऑफ करंट देन फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो क्या होता है, बिल साइन थीटा होता है फॉर्मूला अपने पास। बी कितना दिया हुआ है मेरे बच्चे, 0.5 टेस्ला दिया हुआ है। आई कितना दिया हुआ है, आई आपको दिया हुआ है भैया 10 एम्पियर। लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, डिवाइड बाय 100 करके। साइन थीटा, इसने कहा कि इन्होंने कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो साइन 90 डिग्री कितना होता है अपने पास, 1 के बराबर होता है। 100 से 100 मर गया, 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 5 न्यूटन। इसके साथ मेरा बेटा हमारा जो पेपर है नम्स का 2024 का, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। अभी आगे आपका 22 सितंबर को पेपर होने जा रहा है एमडी कैट का। मैं उसके लिए 500 प्लस क्वेश्चंस का मैराथन प्रिपेयर करूंगा इंशाल्लाह, जिसमें क्या होंगे, सारे पास पेपर के या उस जैसे क्वेश्चंस होंगे। कोशिश करो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपके सामने नम्स की एग्जांपल है, जितने बच्चों ने अच्छे से किताब पढ़ी हुई थी, अच्छे से सॉल्व किया था। देखो नम्स का ट्रेडिशन है अपने क्वेश्चन रिपीट करना, लेकिन यहां पे इन्होंने 18 के करीब न्यूमेरिकल दिए 40 में से, और 22 थ्योरी के क्वेश्चन दिए। तो पेपर में कुछ भी हो सकता है, यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट पेपर के हमारे पास बिल्कुल घटिया पेपर आएगा, उस केस में आपने जाना है। और इस पे रोने गाना करने का कोई फायदा नहीं है कि यहां पे स्पेलिंग गलत थी, वो गलत थी, वो सबके लिए गलत थी अगर गलत हुई है तो, ठीक है। बाकी बच्चे, उम्मीद है आपका आगे का जो एमडी गेट का पेपर है वो बहुत अच्छा होगा।